क्या इनकी कीमत पे आप ये स्टोर लेना चाहेंगे? सर्जरी हो गई तो उसके बाद भी फिर ये प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे? भी होती है, मसल्स की रिकवरी के लिए होती है। आपके पास तो आ नहीं है। हमारे पास तो आ नहीं आता। जिनके इंजरी है तो घिसे हुए चप्पल जूते ना पहने, वो वहां तक आपका पेन लेकर के जाएगी, वहां तक उसका इम्पैक्ट जाएगा। इम्पैक्ट हमारी सर्वाइकल की जो मसल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है। तैयारी लगाएंगे, लेकिन जैसे जिन लोग हम जैसे पेट है उनको तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाता है। जब हमारे पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप रखा है तो उस पर किस तरीके पोस्चर हमारा रहना चाहिए? कहते हैं कि तकिया नहीं लगाना चाहिए, सीधे सोना है नहीं लगाना, करवट से सोना है लगाना। इस एक जॉइंट पर लाइफ में 2 बार स्टेरॉइड का इंजेक्शन। एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है स्लिप डिस्क की, कि आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें बॉडी में सही रहेंगी। इसके लिए कोई मतलब आप सलाह देना चाहेंगे कि इतनी देर से ज़्यादा ना बैठें आप? हमारी बॉडी वेट का 110 पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन हमारे सर का होता है। एक होता है वॉकिंग, एक होता है जॉगिंग और एक होता है रनिंग। तो बेस्ट पहले दिन जाकर के 100 किलो वेट लेकर के नहीं दौड़ना। नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जुबानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट अभय पचौरी सर हैं। तो सर नमस्कार आपको हमारे पॉडकास्ट में। तो आज सर से बहुत सारी बातें करेंगे। हमारी लाइफ में अक्सर कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उनके एक्सीडेंट वगैरह के लिए हम लोग अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उनसे बहुत सारी हम थेरेपी लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि आजकल जो हमारी लाइफ है, आपने देखा ही होगा कि वो इस तरह की लाइफ है कि हमारी सिटिंग जॉब हो गई है और वो लॉन्ग सिटिंग जॉब हो गई है। तो उसमें अक्सर हमारे देखा जाता है पोस्चर वगैरह कभी खराब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो सर से जानेंगे इसका कारण कि ये क्यों प्रॉब्लम होती है और इसका निवारण भी। क्यों ना एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर अभय पचौरी है और मैं 2007 से प्रैक्टिस में हूँ, फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस में हूँ। और जहाँ पर मैं इस वक्त सेंटर है मेरा अभय फिजियोथेरेपी एंड स्पाइन केयर, ये 2009 से मैं इसको चला रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं स्पाइन के पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स आर्थराइटिस के आते हैं, पैरालिसिस के आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज के भी पेशेंट आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो स्पाइन की इंजरी के पेशेंट आते हैं या स्पाइन में किसी को कोई दिक्कत है उसके लिए आते हैं। उससे रिलेटेड जो भी समस्या है लोग उसको मुझसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको समाधान दे सकूं, उनको ठीक कर सकूं, उनको समझा सकूं। समाधान भी बात की चीज़ है, लेकिन पहले मुझे उनको समझाना इम्पोर्टेंट है कि आपकी ये चीज़ गड़बड़ है, आपकी ये चीज़ ठीक करनी है और इसको आपने बिल्कुल लाइफ से निकाल देना है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ओके, मतलब उनको आपको कुछ सलाह भी देनी होती है कि भाई इसको खत्म करेंगे तो फिर ये आपकी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी सलाह भी रहती है। बहुत सारी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग सलाह होती हैं। बिल्कुल, हर पेशेंट के लिए एक सलाह नहीं हो सकती। बिल्कुल। भाई जी सर्वाइकल मुझे तो नाम ये स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसमें हम ये क्या होती है और इसमें हम प्रिकॉशंस कैसे रख सकते हैं ना हो, इसके हम प्रिवेंटिव क्या चीजें कर सकते हैं? एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो वर्ड है ना, वो हमारे सर्वाइकल एरिया जो गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं, 7 वर्टिब्रा होती हैं, उनके लिए सर्वाइकल का यूज किया जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पाइन में होने वाली प्रॉब्लम्स, इन्फ्लामेशन। ठीक। अब उस इन्फ्लामेशन का क्या कॉज है? ठीक, कॉज में क्या हो गया? किसी वर्टिब्रा का बढ़ना जिसे ऑर्थराइटिस कहेंगे हम। सर्वाइकल में हो रही है इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस है। ओके, ठीक है ऑर्थराइटिस, लेकिन वो स्पाइन सर्वाइकल में हो रही है इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसका अलग नाम दे दिया, उसका अलग नाम है। जी, ठीक है। तो अब वो स्पेशली वर्टिब्रा अगर थोड़ी सी बढ़ रही है, जैसे कहते हैं ऑस्टियोफाइट, हड्डी का बढ़ना, या उसका कोई मार्जिन किनारा निकलना, उसका ऑस्टियोफाइट कहलाता है। तो ऑस्टियोफाइट बढ़ के हो रहा है तो वो दर्द देगा, सूजन देगा। ठीक है, अब वो किस एरिया में हो रहा है? नर्व के पास तो नहीं है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारी यहाँ से ब्रेन से, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया हमारा ब्रेन, और जो यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है वो यहाँ सर्वाइकल से होती हुई निकलती है। तो वहाँ किस एरिया को दबा रही है? ठीक, तो अब उसमें कई लक्षण जुड़ जाते हैं, जैसे कि गर्दन में दर्द होना, गर्दन के मूवमेंट का कम हो जाना, ठीक, इसके अलावा चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा होना लेकिन उल्टी ना आना, फील होना कि आ रही है। ठीक है, जबरदस्ती उल्टी करेंगे तो आ जाएगी, लेकिन उसमें सर्वाइकल की दिक्कत में क्या होता है कि उल्टी आती नहीं है, महसूस बहुत होती है, उबकाई आती है, चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो अक्सर होता है। हाँ, हाथों में सुनपन होना। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम, हाथों में सुनपन आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है, सुन हो सकते हैं, झंझनाहट हो सकती है, रेंगने वाला दर्द, रेडिएटिंग पेन जिसे कहते हैं, कि गर्दन की जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाली नर्व्स हैं, वहाँ जो प्रेशर है, मान लो अगर लेफ्ट साइड में अगर हल्का फुल्का कंप्रेशन है तो लेफ्ट साइड में उसका इफेक्ट आएगा, राइट में अगर कंप्रेशन है उसका हल्का सा तो राइट में आएगा, सेंट्रलाइज्ड है तो दोनों तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी लक्षण है तो
उसके लिए आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। आप दवाई खाना चाहते हैं, न्यूरो फिजिशियन को दिखा लीजिए, न्यूरो सर्जन को दिखा लीजिए जी। और अगर आप बिना दवाई के ठीक होना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सावधानियां क्या रखनी है जी, गर्दन को गोल नहीं घुमाना। ओके, ऐसे करके हम जो घुमाते हैं, ऐसे जो घुमाते हैं, अच्छा ऐसे जो घुमाते हैं, ओके। लोग कहते हैं अरे थोड़ा कर लो, इससे आराम मिल जाएगा, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा जी, ठीक है, ये नहीं करना। ओके, ना क्लॉकवाइज ना नॉर्मल तो घुमा सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ घुमा सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस मूवमेंट नहीं करनी, ओके, जबरदस्ती नहीं करनी। ओके ओके, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा सर्वाइकल। ओके ओके, बच्चे ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं ना, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। हाँ, ये आपने सही बात बता दी। तो अब क्या है कि बहुत सारे इन्हीं लक्षणों के साथ साथ क्या होता है, मान लो कोई दिक्कत बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट अगर यहाँ ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे नीचे तक आएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पूरे बॉडी में यहाँ नीचे तक, लोअर लेवल तक सप्लाई दे रही है नर्व की, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो उसका इम्पैक्ट नीचे तक भी आएगा, पैर के अंगूठे तक भी आएगा, ठीक है। अगर वहाँ लोकल में ही है तो वो ऊपर ही ऊपर अपने हमारे चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, ये सब इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या है कि जो लोग मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, ऐसा करके यूज कर रहे हैं, या मान लो पीठ केबल सो रहे हैं तो बहुत मोटा तकिया लगा लिया, ठीक है। तो तकिए का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर कि तकिया नहीं लगाना चाहिए। तो तकिया जो है, पीठ केबल लेटना है तो नहीं लगाना चाहिए। पीठ केबल में ऐसे हम लेटे, अगर हम सीधे सो रहे हैं तो हमें तकिया नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम करवट से सोते हैं तो तकिया, हाँ, तो तकिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर तकिया नहीं है तो आपकी गर्दन लटक जाएगी, इसको सपोर्ट करने तो आपके लटक जाएगी, तो इधर की मसल्स स्ट्रेच होंगी, इधर कंप्रेशन आएगा हल्का सा स्पाइनल कॉर्ड के साइड में, लेटरल, जिस साइड की करवट लो उस साइड में कंप्रेशन आएगा। तो लोग क्या कहते हैं कि तकिया मत लगाओ। लोग में मतलब मैं ऐसे भी लोग शामिल कर रहा हूँ जो बहुत वेल एजुकेटेड है जी, वेल एजुकेटेड में उस कैटेगरी को भी शामिल कर रहा हूँ जो हमारी फील्ड से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि तकिया नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन है, सीधे सोना है नहीं लगाना है, करवट से सोना है लगाना है। इसको मैनेज करने के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये लटकेगी तो ये लटकेगा तो इस साइड की मसल्स पे आपको खिंचाव महसूस होगा, ठीक है, आपको पेन होगा। और अगर आप थोड़ी लगातार टाइम तक रहेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें इंटरवीन करना आपको हो सकता है जोखिम लगे आपको। अब जैसे आपने बोल तो दिया तकिया नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जिन लोग हम जैसे पेट है तो उनको तो एसिड रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वो तो 3-3 4-4 तकिया इवन मैं भी लगा के सोता हूँ कि जिससे कि एसिड रिफ्लेक्शन ना हो, कभी ज्यादा खाना खा लिया कुछ हो जाए। उसके लिए तरीका है, उसके लिए क्या किया जाए? एंटासिड खा के सोइए। कौन सी बताई थी? एंटासिड यानी जो एंटी एसिड के तौर पे काम करता है। कोई भी एसोलिक वगैरह कुछ भी लिया सकता है। एंटासिड खा के लेटिए आप, ठीक है। या डाइट अपनी रात की हल्की रखिए, या आप अपनी डाइट ऐसी रखिए जिसमें एसिड ना बने। आप रात में चाय कॉफी पियेंगे, होगा ही होगा जी। 1 बजे सोएंगे, होगा ही होगा, बिल्कुल। तला भुना खाएंगे, होगा ही होगा जी, ठीक है ना जी। ज्यादा तला खाएंगे तब भी होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। रात में आप छोले भटूरे खाएंगे, होगा। मैं एक बात कह रहा हूँ जनरल, ठीक है ना। तो रात का खाना हमारा हल्का होना चाहिए, ठीक है, जो जिससे कि ये समस्या ना हो। लेकिन वो तकिए वाला कॉन्सेप्ट है, पिलो वाला, उसको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैं इसको समेट नहीं पा रहा हूँ, लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने कई लोगों को उसको कई बार अखबार के प्रोग्राम करे हैं, उसमें मैंने लोगों को बताया भी है कि भैया आप करवट से सोना है तो आपको तकिया लगाना है, ठीक है। इसमें भी वो रहता है कि हमें उल्टे हाथ वाली करवट से सोना चाहिए, तो उल्टे हाथ की करवट हमें स्टार्टिंग के आधे घंटे लेटना चाहिए, ताकि हमारा खाना जो है, जो हमने खाना खाया है रात में, हमने चाहे 2 घंटे पहले खाया हो, चाहे 3 घंटे पहले, चाहे तुरंत खाया हो, वो आपके स्टमक में आपका अच्छे से जी, उसमें जो सिक्रेशंस है हमारी बॉडी के जी, वो उसको अच्छे से उसको अपने बना लें, उसको बढ़िया तरीके से मैशअप कर लें, और वो फिर बॉडी में नीचे चला जाए। फिर आप चाहे राइट करवट हो जाए चाहे लेफ्ट हो जाओ, कोई समस्या नहीं, वो मैटर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट से ही सोना चाहिए। अगर आप राइट से सोएंगे तो फिर आपका एसिड बनेगा ही बनेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि बस बाईं करवट से ही सोना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बाईं करवट नहीं है, वो स्टार्टिंग के आधे घंटे का है, आधे घंटे का खेल है। आपको जैसा बॉडी रिलेट कर रही है वैसे फिर आप मूवमेंट कर सकते हैं। और वैसे सोच रहे हैं हम तो पता भी नहीं पड़ता, वो करवट तो होती है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि तकिया अगर हमें लगाना है तो फिर हमें इस वाली पोजीशन पे लगाना ही पड़ेगा, और लगाना भी चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है स्लिप डिस्क की, और ये मैंने तो काफी लोगों को सुना है, तो ये होती क्यों है, और इससे हम क्या बचना अगर चाहें तो कैसे बच सकते हैं? हाँ, स्लिप डिस्क जो है इसको हम PIVD भी कहते हैं। PIVD फुल फॉर्म कैसे? प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, यानी डिस्क का जी निकल करके बाहर आ जाना। अब डिस्क क्या है? जो हमारी वर्टिब्रा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो गुटके हैं, जिनको हम हिंदी में गुटका कह रहे हैं, वर्टिब्रा इंग्लिश में कह रहे हैं, उनके बीच में एक जगह होती है खाली। खाली जगह नहीं होती है वो, आप एक्सरे दिखते हैं तो खाली दिखती है,
एक्सरे में खाली दिखती है इसलिए खाली कह रहा हूँ, लेकिन वो उस एक्चुअल में वहां पर एक डिस्क होती है। अब वो डिस्क का काम क्या होता है, मास्क टाइप का लाल लाल सा जो होता है, हाँ लाल नहीं होता है, अलग तरह का होता है, लेकिन वो डिस्क का काम क्या होता है, जैसे आप, मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आप भी समझ सकें और लोगों को भी समझ में आ जाए। हम स्कूटर बाइक कार चलाते हैं तो उसमें जो शॉकर्स का काम होता है, झटका ना आना, झटके को एब्जॉर्ब कर लेना। जी जी, ठीक है, आपने बाइक कहीं गड्ढे में गए तो हल्का झटका एब्जॉर्ब कर लिया, आपको इम्पैक्ट नहीं आया। बिल्कुल, स्कूटर में भी ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपका कार में है। बिल्कुल, लेकिन आपका अगर शॉकर खराब होगा उसका जी तो पूरा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? जी जी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो हमारी जो डिस्क होती है जी, वो हमारी स्पाइन का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ओके, जब हम गिरते हैं तो यही डिस्क होती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी को आपस में टच होने से, टकराने से बचाती है और उस झटके को फैला देती है, उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे झटके लग जाते हैं एक्सीडेंट में, गिरने से, किसी ऊंची जगह से गिरने से, कि वो झटका उसकी क्षमता से ज्यादा होता है। ओके, क्षमता से ज्यादा कैसे, मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा हैवी प्रैक्टिस वाला नहीं है एक्सरसाइज में या जिम में, तो उसको वो इम्पैक्ट पूरा आएगा। तो वो गद्दी जो होती है जी जी जी, वो फट जाती है या दब जाती है, फट जाती है। ओके, और जब वो दब जाती है तो वो पीछे की तरफ खिसकती है। ओके, और पीछे हमारे ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, वो उसके पीछे से ही होके जाती है। जी जी, ओके। तो जब उसमें से होके जा रही है वो पीछे उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती है। ओके, तो जब वो उसको प्रेस कर रही है जी, तो वो नीचे तक जहां तक उस नर्व की सप्लाई है जी, चाहे पैर में आ रही हो, चाहे आपके हैमस्ट्रिंग्स में आ रही हो, क्वाड्रिसेप्स में आ रही हो, काफ में आ रही हो, जी जी जी, ठीक है ना, वो वहां तक आपका पेन लेकर के जाएगी, वहां तक उसका इम्पैक्ट जाएगा। इम्पैक्ट में क्या क्या आएगा, जितना डीप इम्पैक्ट होगा, जितनी डिस्क प्रोलैप्स होगी, यानी जितनी दब के बाहर आ जाएगी, या जितना वो फट जाएगी बाहर आकर के स्पाइनल कॉर्ड में, या लेफ्ट साइड की नर्व या राइट साइड की नर्व या सेंट्रलाइज्ड में, जी जी, वो उसको जितना दबाएगी, जी जी, ठीक है, तो सुन्नपन आ सकता है उस एरिया से। ओके, झंझनाहट हो सकती है, सीवियर पेन होगा। ओके, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में पैरालिसिस हो सकती है, ओके, अगर वो पीछे पूरा तक दबा ले। ठीक है, तो अब एक्सीडेंट को तो हम रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, जिनके इंजरी है, जी जी, एक तो घिसे हुए चप्पल जूते ना पहने, जिससे स्लिप होने का चांस ना रहे। ओके, गीले बाथरूम में ना जाएं, ओके, जहाँ पानी पड़ा है, सर्फ पड़ा है, उसमें ना जाएं। जी जी, बारिश के बाद जो स्लिपरी एरिया होता है, चिकना एरिया होता है, वहां ना जाएं। ठीक है ना, गिरने से बचना है, गिरने से बचना है, क्योंकि वो जितना आप गिरेंगे उतना इम्पैक्ट उस डिस्क पे आएगा, और डिस्क का इम्पैक्ट पीछे स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा, और जितना स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा उतना ही वो नीचे तक आपको इम्पैक्ट डालेगा, आपको ऑपरेशन थिएटर की तरफ खिसकाएगा, लेके जाएगा, फिर उतना खिसकाएगा। छोटा छोटा झटका भी, ओके, स्पीड ब्रेकर पे हो सकता है गड्ढा, जी, स्पीड ब्रेकर पे हो सकता है झटका आया आपको, गड्ढे में झटका आ सकता है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी जो आप कूदने वाली, भागने वाली करते हैं, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, क्योंकि इसमें पूरा झटका, पूरी एनर्जी के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डिस्क फटती है ना, वो बड़ा दर्द देती है, ठीक है, और वो लंबे टाइम में ठीक होती है। तो हम ऐसे फिजियो के माध्यम से रिकवर होती है, बहुत अच्छे से ठीक होती है। ओके ओके ओके, नहीं तो लास्ट फिर ऑप्शन सर्जरी है, वो पेशेंट के पेशेंस के ऊपर है जी। और अगर हम मतलब पेशेंस रखें तो हाँ, हम सही कर सकते हैं। मैंने हजारों लोग ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑपरेशन से तो बचनी चाहिए सर, क्योंकि ऑपरेशन में तो हेल्थ भी जाती है। मेरा एक कोट भी है छोटा सा, स्पाइनल सर्जरी इज नॉट ऑलवेज द राइट डिसीजन। ओके, ये मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेशेंट को तो नहीं पता है, जी जी, मान लो उसको है मामूली सा जी, लेकिन उसको बियर नहीं हो रहा है, राइट, तो वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गया, हो गया ऑपरेशन जो नहीं होना चाहिए, सजेशन दे दिया कि ऑपरेशन ही है भाई, और उसको लगा कि भाई मैं सीवियर पेन को नहीं कर सकता, करा लेते हैं लोग। मुझे किसी मतलब ये शिकायत किसी से नहीं, जी, लेकिन बस मेरा कहना ये है कि जो भी वो करवाएं तो उसके लिए थोड़ा सा उनको रिसर्च करनी चाहिए। ऑपरेशन से बचा जाए तो बचना ही चाहिए, बच्चे जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो हमेशा ऑपरेशन तो आपके पास अवेलेबल है, ये लास्ट वाला। आप जब कहेंगे तब आप मतलब कहीं करा सकते हैं, कहीं भी किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर करा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद भी जैसे सर्जरी हो गई तो उसके बाद भी फिर ये प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे? हाँ, रखने पड़ते हैं। उसमें फिजियोथेरेपी तब भी होती है, मसल्स की रिकवरी के लिए होती है, बिल्कुल होती है, स्पाइन की रिकवरी के लिए। आपके पास तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं आता, जाएगा कहाँ पे, तो इससे पहले ही करा लो। ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, तो इससे अच्छा है कि पहले ही जाके आप पेशेंस रखें। हाँ, थोड़ा बहुत लोग ठीक हुए हैं, बहुत लोग ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होने वाली वही 3 कैटेगरी मैंने बताई, जी, पूरा ट्रीटमेंट,
जी, पूरे प्रिकॉशंस, और जो बताई हुई एक्सरसाइज है उनका पूरा फॉलो अप। ओके। आजकल देखा जाए तो फिजिकल वर्क थोड़ा कम हो गया है, तो आजकल लोगों की लॉन्ग सिटिंग जॉब है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पोस्चर हमें किस तरह का रखना चाहिए, या चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में, या उसका टेन्योर क्या रहना चाहिए? देखिए, जिसका लॉन्ग सिटिंग जॉब है जी जी, उसको आधा घंटा सुबह अपने आप को देना चाहिए। आधा घंटा, ओके। अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, अगर वो फिट है तो। ओके, फिट है तो अगर वो फिट है, अगर वो कर सकते हैं तो अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग करें। ओके, तो उसका अपने एक्सरसाइज का नाम वगैरह है कुछ ऐसा? जैसे स्पाइनल स्ट्रेचिंग है। स्पाइनल स्ट्रेचिंग अगर हम मतलब गूगल करेंगे या बुक्स वगैरह में देखेंगे या किसी से कंसल्ट करेंगे तो बता सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर अनफिट है जी, किसी के इंजरी है, तो बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिले एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि फिर होता क्या है कि वो इंजरी बढ़ जाएगी, वो दिक्कत बढ़ जाएगी, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। फिर जो चीज आज 15-20 दिन में, 1 महीने में ठीक हो सकती है, वो फिर हो सकता है बाद में लंबे टाइम फ्रेम में ठीक हो। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखें, गूगल, यूट्यूब या इस तरीके के किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है, उनसे बच करके आप किसी अपने लोकल के किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए। उनसे मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आए, किसी और के पास आए, आप अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को देखो, उससे मिलो। आपको वो गाइड करेगा कि आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से क्या चीज ठीक है। हर पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके, तो सर ये तो बात हो गई, आपने बता दिया कि आधा घंटा आप अपनी बॉडी को स्पाइनल स्ट्रेच के लिए दे दीजिए। अब बात मैं पोस्चर की करूँ तो हमें किस पोस्चर में, जब हमारे पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप रखा है तो उस पर किस तरीके पोस्चर हमारा रहना चाहिए बैठने के लिए? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल पोस्चर है वो क्या है। जी, क्या हमारी स्पाइन का जो नेचुरल पोस्चर है झुके रहना है? नहीं है। हमारी स्पाइन का जो नेचुरल जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहने का है। अगर हम उससे अलग हटके काम करेंगे, जी जी जी, और किसी भी चीज को अगर हम नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ ले जाएंगे तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो अब मैं क्या है, अगर मान लीजिए कोई, मैं मोबाइल यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने अगर अपना मोबाइल ऐसे यूज कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होने चांस कम है। लेकिन अगर मैंने मोबाइल को ऐसे यूज किया, या मेरी जितनी गर्दन का एंगल नीचे चाहता जाएगा उतना मेरी गर्दन पे प्रेशर बढ़ेगा, मसल्स पे। अब मैं अगर इस पोजीशन में आता हूँ तो मेरी गर्दन की मसल्स पे लगभग 32 kg का प्रेशर बिल्कुल आएगा। ओके, ये एंगल के हिसाब से होता है कि आपका जितना ज्यादा एंगल है उतना ज्यादा आपका वजन आएगा। अब वो जो वजन आ रहा है वो मेरे हेड का आ रहा है। अब जो हमारी फिजियोथेरेपी में हमें बताया जाता है, जो हमारी स्टडी का पार्ट है, हमारी बॉडी वेट का 110 पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन, हमारे सर का होता है। ओके, 110। अगर मेरा 90 kg वेट है तो मेरा 9 kg, 8 to 9 kg मेरे हेड का वेट होगा। अब मैं 9 kg के वेट को अगर ऐसे रखूं तो वो 9 kg है, लेकिन मैंने थोड़ा उसको नीचे झुकाया, बढ़ गया, तो वो 9 की जगह 12 kg हो गया। थोड़ा नीचे और करा, थोड़ा डिग्री उसकी नीचे लेके गए तो 15 kg हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स को उतना फोर्स करना पड़ रहा है अपोजिट में, उसको होल्ड करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और नीचे लेके गए तो वही बढ़ जाता है 20 किलो, 22 किलो, 32 kg तक चला जाता है। तो जितने लोग मोबाइल का एक्सेस यूज करते हैं और गलत पोस्चर में यूज करते हैं, लगे रहते हैं खेलने में, लगे रहते हैं, क्या गेम होता है वो, पबजी है या कोई और भी गेम है, काफी गेम होती है, या वो कैंडी क्रश टाइप का है ना, खेलते रहते हैं, तो उसमें लगे रहते हैं। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कभी ना कभी वो हमारे पास आएंगे फॉलो अपने पैसे खर्च करेंगे, और पैसे खर्च करेंगे, फिर उसके साथ साथ टाइम भी देंगे। बिल्कुल ठीक है ना, टाइम खर्च करेंगे, बिल्कुल सर, और परेशानियां भी झेलेंगे। उन सबसे बचने का एक बहुत बढ़िया उपाय है, आप अपनी गर्दन का ध्यान रखो। ऐसी मेरी स्पाइन है, अगर मैं अपनी से मतलब एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अगर स्पाइन का पोस्चर है मेरा सीधा बैठने का, और मैं अपने सीट पे बैठा रहा हूँ ऐसे करके, और यही मेरा 6 घंटे 8 घंटे रहे, तो मेरे जो स्पाइन का कर्व है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो हमारे स्पाइन में जनरली बैठने से, पोस्चर से कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं होते हैं, लेकिन लॉर्डोसिस डेवलप हो जाती है। यानी लॉर्डोसिस में जिसमें स्पाइन का कर्व आगे आ जाता है, ठीक है, काइफोसिस आ जाती है, इसमें स्पाइन का कर्व पीछे चला जाता है। ठीक है ना, तो और जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल में टॉर्टिकोलस यानी गर्दन का तिरछा हो जाना। और सारे लोग मोबाइल ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि ऐसे करके ऐसे चलते चलते, तो वो धीरे धीरे करके कभी इंजरी बढ़ती है, तो वो उनको टॉर्टिकोलस टाइप का उनको डेवलप हो जाता है। परमानेंट नहीं होता है, लेकिन वो आपको दिक्कत करना स्टार्ट कर देगा, आपको उस तरफ लेके जाएगा कि आपको सर्वाइकल में पेन होना स्टार्ट कर देगा, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो हमारे पोस्चर की वजह से होने लगता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं किसी हाई चेयर पे बैठता हूँ, जो कौन सी चेयर होती हैं, जो हाइड्रोलिक चेयर होती है, जिनमें हमारे पैर नीचे ज्यादा लटके रहते हैं,
ठीक है। तो लटके रहने की वजह से क्या होता है, जिनके पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे हैं बैठने में, तो उनको वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। वेरिकोज वेन, ठीक है, जिसमें नीचे नसों का फूलना हो फूल जाती है, नीली पड़ जाती है, दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है ना। ऐसे ही हमारे जो मसल्स हैं नीचे की वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम बहुत, जैसे अगर हम किसी हाइड्रोलिक चेयर पर बैठे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, प्लास्टिक की चेयर पे, ऊंची चेयर पे बैठे हैं, तो हमें एक लोकल शियाटिका पेन स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है प्लास्टिक, बिल्कुल। उसने जो अंदर हमारे मसल में नीचे डीप 3-4 इंच डीप जो हमारी नर्व जा रही है, वो धीरे धीरे करके हल्का सा प्रेशर भी वहां जाता है, तो वो धीरे धीरे करके उसको बढ़ा देता है। लोकल शियाटिका, स्पाइनल शियाटिका की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्पाइन से आती है तो अलग होती है, लोकल ये यहाँ से जो हमारे जो उस रूट पे कहीं बीच में पिंच हो रहा है, उसकी वजह से होता है, तो पैर सो जाता है, प्रेशर आ रहा है, तो वो सुन्नापन का भी एक लक्षण है। हाँ, वो अलग तरीके से होना नहीं चाहिए, मतलब चेंज होता है। बहुत सारी चीजें, पोस्चर तो आज की तारीख में हम लोगों का गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा। आरामदायक जिंदगी हो गई लोगों की, बिल्कुल हो गई है ना। गद्दा दबने वाला चाहिए बहुत, जिसमें आराम से लेट जाएं, बिल्कुल। सोफा ऐसा होना चाहिए जिसमें कंफर्टेबल होकर हम घुस जाएं उसके अंदर, है ना, बिल्कुल। और मतलब क्या बताएं, अब जितना हम लग्जरी उसमें जा रहे हैं जी लाइफ की तरफ, बिल्कुल, उतना हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। बहुत सारी चीजें ऐसी, पोस्चर हमारा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती हैं। आपने बता ही दिया कि अब आपका मतलब अगर जमीन से टच नहीं रहेंगे तो फिर वो वेरिकोन्स की प्रॉब्लम है। नहीं, जमीन से टच होने मतलब क्या है कि हमारे फीमर और टिबिया फिबुला का एंगल 90 डिग्री का रहना चाहिए। अब होता क्या है कि फीमर तो हमारी पूरा प्रेशर ले रही है, लेकिन नीचे पैर लटक रहे हैं, तो पूरा वेट आ रहा है उस पर, बिल्कुल। वेट आने की वजह से उसको नीचे से कंप्रेशन मिल रहा है, हल्का सा उस पर दबाव पड़ रहा है जी। वो एक दिन में काम नहीं करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका डेस्क का जॉब रहता है, जो सीट पे बैठ के काम करते हैं, अधिकारी हो गए या ऐसे क्लरिकल पोस्ट के लोग हो गए, जिनको ऑफिस में बैठना है, लेकिन वो इस तरीके की उस पर बैठ रहे हैं, तो उनकी ये समस्याएं आती ही। डाटा एनालिसिस काम वालों का तो अक्सर ये रहता ही है। आईटी के लोग हैं, उनकी समस्या रहती है बहुत। तो इसके लिए कोई मतलब आप सलाह देना चाहेंगे कि इतनी देर से ज्यादा ना बैठें आप? इसके लिए अगर मैं कहता हूँ इस पे आप 6 घंटे ही बैठ सकते हैं, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन वो 6 घंटे कौन बैठ सकता है? जो डेली 1 घंटा बॉडी को दे, बिल्कुल, वो बैठ सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को उसने फिट कर रखा है, वो उसको मसल्स को उसने हेल्दी कर रखा है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, मसल्स के लिए काम कर रहा है, बॉडी के लिए काम कर रहा है, तो वो 2 घंटे 4 घंटे भी बैठ सकता है। लेकिन आदमी को अगर लंबा टाइम तक बैठना है, घंटे 2 घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में, उसको 5 मिनट का वॉक या 10 मिनट का वॉक कर लेना चाहिए। थोड़ी सी बॉडी को खोल लेना चाहिए, स्ट्रेच कर लेना चाहिए, चाहे वो पानी पीने के बहाने हो सकता है, टॉयलेट जाने के बहाने हो सकता है, 1 कप चाय या कॉफी पीने के बहाने हो सकता है। ओके, या तो आप योगा करो, मतलब स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को सुबह से 1-8 घंटे दो, अदरवाइज फिर आप आधा 1 घंटे बाद आप थोड़ा सा अपना मूवमेंट करो, मूवमेंट रहना चाहिए, मूवमेंट में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा आप दूर रखेंगे चीजों को। ये तो हो गई यहाँ की बात जी। ये जैसे शहरी क्षेत्र की बात, बहुत सारे देहात क्षेत्र में जी जहाँ पर बहुत लग्जरी गद्दे नहीं है जी, ठीक है, सोफे लग्जरी नहीं है जी, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज बड़ी गड़बड़ है क्या? जो अभी तक हमारे सिस्टम में चली आ रही है, लेकिन अब जाकर के थोड़ा सा लोगों ने करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। चारपाई का यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल, चारपाई। तो चारपाई में क्या होता है, वो रस्सी से बंधी होती है जी, ठीक है, तो लेटते बैठते वो नीचे दब जाती है जी। और वो जो दब जाती है, तो वो हमारे स्पाइन के कर्व को उसी तरीके से खराब कर देती है। बिल्कुल। जो हमारा गद्दा खराब कर रहा है जी, वही काम वो चारपाई कर रही है। ठीक है ना। तो गांव देहात में या जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो चारपाई यूज कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा एक सजेशन है कि वो चारपाई का यूज ना करें, अधवन टाइट करके रखें, 2-4 टाइट करके रखें तो भी चल जाएगा, लेकिन ना करें तो उससे बचना ज्यादा अच्छा है। तो उसकी जगह फिर क्या, मतलब जैसे अपना तख्ता वगैरह होता है, तख्त हो सकता है, प्लाई हो सकती है, प्लाई का बोर्ड हो सकता है, तो दीवान हो सकता है। कौन सा मतलब गद्दा 2 इंच का हो जाए, 2-3 इंच का गद्दा हो, कोई समस्या नहीं। 6 इंच का, 8 इंच का भी गद्दा हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन वो ऐसा इतना नहीं होना चाहिए कि आप लेटे और पूरे घुस गए उसके अंदर। पुशिंग नहीं आनी चाहिए, पूरा पुश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पुश आना चाहिए, थोड़ा हमारे कंफर्टेबल के लिए आना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उतना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उतना नहीं आना चाहिए कि आप जैसे होटल में जाते हैं, आप जितने महंगे होटल में जाते हैं, आप बैठते हैं तो आप अंदर ही चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा लगता है कि हमारे लिए पूरा उन्होंने एक वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्म टाइम में चले जाते हैं। तो बिल्कुल लग्जरियस वाली फीलिंग आती है कि सीधा गद्दा घुस गई। तो उस तरह के गद्दों का यूज अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपका गद्दों से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एक चीज और मैंने देखी है, जैसे अभी पोस्चर की आपने बात की थी, तो
ये वाला पोस्चर हम लोग नॉर्मली रखते हैं। अब धीरे धीरे लैपटॉप पे चलते चले आएंगे तो वो ऐसे करके ये चला जाता है, तो इसको आपको स्ट्रेट रखना ही पड़ेगा। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपना पोस्चर ठीक कर लो जी, नहीं तो अपनी चेयर जो है उसको अपने लैपटॉप के लेवल पर ले आओ, नीचे कर लो। या आपकी जो टेबल है, या ये दो ऑप्शन हो गए जी, या तो पोस्चर ठीक कर लो या अपनी चेयर को डाउन कर लो, या अपनी जो टेबल है जिस पर आपने उसको रखा हुआ है उसको लिफ्ट कर लो, थोड़ा सा लिफ्ट कर लो, यानी कि आप उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उसको लेके आओ। इसमें से कुछ नहीं कर सकते जी, तो इसमें से एक ऑप्शन ये आता है कि मार्केट में मिलता है वो जी, जो फाइल साइन करने के लिए होते हैं जो ऑफिसर्स यूज करते हैं, वो ऐसे स्टैंड होता है वो आगे उसको आप लगा लो, उस पर रख के यूज करो, तो आपको बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा उठाना नहीं है, आप उस पर रख के उसको काम कर सकते हैं। ओके। तो अभी जैसे एक चलन चल गया है, हर इंसान कहता है कि आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो आपका बहुत सारी चीजें बॉडी में सही रहेंगी, तो ये है ऐसा कुछ? 10,000 स्टेप को आप कैसे काउंट करते हैं? अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें 10,000 स्टेप्स को जी, तो 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बैठे, 3 किलोमीटर हो जाते हैं। और होता क्या है कि 3 किलोमीटर लोग चलते हैं तो बड़े धीरे धीरे चलते हैं, मस्ती करते हुए जी, वो 0 है। ओके, तो क्या तरीका है उसका? उसका तरीका ये है कि आप इतना आराम से ना चलें। ओके, आपको थोड़ा तेज वॉक करना है, फास्ट वॉक करना है। ओके, और फास्ट वॉक ऐसा करना है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा पसीना आने लगे। ओके, और जब आपकी बॉडी पे पसीना आने लगे तब आप ये मानना कि अब आप जी अगले 10,000 कदम चलो। ओके, बॉडी में हीट पहले आना जरूरी है, उसके बाद फिर बॉडी अपने आप उसके बाद अपना रनिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग है, या उसके बाद जो आधे घंटे की भी वॉक करनी है जी, तो आपने पसीना आने तक से पहले जो किया जी, वो तो आपका कुछ भी नहीं है। ओके, जो काउंटेबल है, जो आपकी बॉडी को यूजफुल बनाएगा जी, जो आपकी बॉडी को ठीक करेगा वो उस पसीना आने के बाद का है। और उसमें भी एक स्टेज ऐसी है कि जब आप इतने फास्ट वॉक कर रहे हैं कि आप एक सेंटेंस पूरा एक सांस में ना बोल पाए, यानी हांफते हुए बोलें, तब आप मानना कि आपकी वॉक आपको फायदा देगी। जैसे कहीं दौड़ लगा के आ रहे हैं तो बोले, हाँ, जब नहीं बोला जाता है, सांस फूलती है, हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो वॉक मायने रखती है। वो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करती है, आपका फैट भी बर्न करेगी, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी, आपके बॉडी के जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से नहीं निकल पा रहे हैं उनको निकालने में हेल्प करेगी। आपके बॉडी को बहुत सही दिशा देने में इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है कि जब आप इतना वॉक कर लें कि आप पूरा एक सेंटेंस जी प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हैं, समझिए कि आपकी एक्सरसाइज, तब आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके ब्रेन की भी हो रही है, आपके बॉडी के लिए तो है ही है सब कुछ, मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है उससे, है ना। इस सब का ओवरऑल इफेक्ट इसका आपके लिवर पे आएगा, आपका लिवर ठीक से काम करेगा। जब लिवर ठीक से काम करेगा तो सारी चीजें ठीक से काम करेंगी। आजकल नॉर्मल फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हर इंसान को तो फैटी लिवर ग्रेड 1 तो निकल ही आती है तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें खत्म होंगी। अभी जैसे आपने मोबाइल का बताया था कि ये पोस्चर हमारा नहीं लेना चाहिए, तो मोबाइल के लिए आप क्या सलाह देंगे कि कितनी देर तक एक पोस्चर में हम रह सकते हैं? मोबाइल का देखिए, आधा घंटा 1 घंटा कुछ नहीं होता है। आपका अगर मान लीजिए किसी का काम ही मोबाइल का है जी, मान लो उसे काम ही मोबाइल से करना है जी, तो वो दिन में हो सकता है 10 घंटे में 6 घंटे मोबाइल यूज करे, 4 घंटे यूज करे, तो बेटर है आप ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज करो। ओके, ठीक है जी, ब्लूटूथ वाले यूज करते हैं लोग, है ना, या फोन को स्पीकर पे लगा के रखो। ओके, नहीं तो जो लीड आती हैं जी, अगर मतलब नहीं है वैसे ईयरबड लगा लो, ठीक है। और मोबाइल का यूज करने के लिए आप उसके लिए स्टैंड आते हैं मोबाइल के, बिल्कुल, ठीक है, उनको सामने रख करके उसमें मोबाइल को लगा करके आप अपना एंगल के हिसाब से, जैसा आपको एंगल चाहिए गर्दन के लिए, उस हिसाब से आप उसका यूज करना चाहिए। ओके, कोई गर्दन की स्ट्रेचिंग की कोई एक्सरसाइज है जिसे हम सब होती है, लेकिन मैं अभी बता दूंगा। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है वो भी करेंगे, फिर वो 4 दिन बाद कहेंगे कि दिक्कत बढ़ गई हमारी दिक्कत बढ़ गई, है ना। अगर तो हर पेशेंट के लिए अलग होती है। अगर कोई स्वस्थ बंदा है तो उसके लिए आप, जैसे अभी मैं मानता हूँ अपने आप को स्वस्थ हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जैसे मोबाइल देखा तो ऐसे कोई स्ट्रेचिंग वगैरह भी? हाँ, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, जैसे नॉर्मल से मतलब क्या है कि जो पेशेंट नहीं है और प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, तो पहला राउंड उसका हमेशा नॉर्मल मूवमेंट का होना चाहिए। ओके, पहला राउंड, ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट का। ओके, आपने आगे पीछे कर लिया जी, ठीक है जी, ये पहला राउंड। इसमें 15 to 20 टाइम्स का एक साइड से आप कर लेंगे, तो इसमें ही आपको लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इसका आपको 1 सेट या 2 सेट करने के बाद जी, और हम अगर फिट रहना चाहते हैं जी, ठीक है ना, तब आपको इस पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का यूज करना चाहिए। ओके, ठीक है, जिसमें कि गर्दन आप किसी मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं,
जी जी। जिससे कि जैसे कि हम डंबल उठाते हैं 20 किलो का, जी जी। तो हम वो इसलिए उठाते हैं कि हमारी मसल डेवलप हो। मसल डेवलप, ठीक है। हमारी सर्वाइकल की जो मसल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। ओके। ठीक है ना। तो अब वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करें? सर पे तो हम डंबल बांध नहीं सकते, बिल्कुल, बेल्ट नहीं बांध सकते, बिल्कुल, किसी तरीके का हम वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको अपने हाथों का यूज करना है। ओके। हमें अपने हाथ को एक वॉल बनाना है। ओके। मूवमेंट करना है, लेकिन मूवमेंट होना नहीं चाहिए। ओके। ठीक है। हाथ से हमने उसको रोका, जी। गर्दन से फोर्स लगाई इस साइड में, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। हाथ से हम इधर लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लग रहा है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट, ऐसे ही राइट। ओके। ऐसे लेफ्ट, ओके। ऐसे ही राइट, ओके। ऐसे ही आगे, जी। ऐसे ही पीछे, ओके। आगे और पीछे। ओके। और स्पेशल मेरा कहना यह है जी कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट अभी ना करें जब तक कि वो किसी को दिखा ना लें, किसी को दिखा ना लें, या उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए, तब तक वो इसको ना करें। नॉर्मल के लिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। जो कुछ लोगों की बॉडी जो होती है वो फैटी होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे जोड़ों पे, हाथों पे, एक्स्ट्रा वजन तो आ गया तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। उसको वो भी कहीं ना कहीं इंजरी का कारण बन सकता है। बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा मान लीजिए जैसे बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग वेट हमारा होना चाहिए। जी जी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 6 फीट का है। जी। ठीक है। कोई 6 फीट का आदमी है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वजन उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 77 से 79 मैक्सिमम होना चाहिए। और 65 मिनिमम रहना चाहिए। इतने बीच में उसका रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो दिक्कत करेगा। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही हो। जो हमारी हाइट है, ठीक है, उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है। 6 फीट हो गया। कितना हुआ? 72। 72 हमने बीच का पॉइंट हो गया। ओके, बीच का हो गया। इतना रहेगा तो फिट इतना होगा तो फिट रहेगा। 72 प्लस 5, तो 72 प्लस 5 कितना? 77 हो गया। राइट। ठीक है। उसमें 2 और जोड़ दीजिए। जैसे 77 तक है। जी जी। लास्ट 79 हो जाएगा अगर 77 तक है। लेकिन 77 से 79 तक हम उसको लेके चलते हैं। और 72 हमारा चूंकि 12 मल्टीप्लाई बाई 6, 72 आया, माइनस 5 कर लो आप, 67। तो 67 तक आप उसको मिनिमम ले लो, और 77 से लेके 79 तक का मैक्सिमम ले लो। मैक्सिमम में मैं 2 किलो एक्स्ट्रा क्यों लेके चलता हूँ? क्योंकि हमारी जो इंडिया का जो फूड कल्चर है, भारत का फूड कल्चर, वो थोड़ा अलग है। हम लोग देसी घी खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, है ना। ज़्यादातर सभी घरों में देसी घी चलता है। ठीक है ना। तो विदेशों में देसी घी नहीं होता है, वो खाते हैं चीज़ खाते हैं जी, है ना। वो और तरह के जो उनके क्रीम होती हैं उनका यूज़ करते हैं। लेकिन देसी घी इन सबसे प्योर फॉर्म में होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हमारा बॉडी में हेल्प करता है। बिल्कुल। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बने, वो WHO के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो यूरोपीय यूनियन के हिसाब से बने हैं, यूरोपीय कंट्री के हिसाब से बने हुए हैं। मतलब एक्चुअली में एटमॉस्फेयर का, हाँ, एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना लिया उन्होंने। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ की जो BMD लेवल है, बोन मास डेंसिटी जो है, ठीक है, BMD है, BMI है हम लोगों का, वो थोड़ा सा उन लोगों के मुकाबले हाई रहता है। और वो हाई क्यों रहता है? हमारे डाइट की वजह से, हमारे यहाँ के 4-5 तरह के मौसम की वजह से। तो जो हमारा वजन होता है, तो वजन तो हमारा ऐसा रहना चाहिए। इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो उसका वजन हमारे बॉडी में ग्रेविटी के अनुसार कहाँ जाएगा? हमारे पेट का वजन हमारे सर पे तो आएगा नहीं, वो भी नीचे जाएगा। हमारे पेट का वजन हमारे हिप से होता हुआ, नी जॉइंट पे होता हुआ एंकल पर आएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा वजन होगा उतना हमारा ज्यादा चांस है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों की गठिया होने के, हिप जॉइंट के आर्थराइटिस होने के, हिप जॉइंट में इंजरी होने के, लो बैक पेन होने के, एंकल स्प्रेन होने के, एंकल पेन होने के, कैलकेनियल स्पर जो नीचे हील में डेवलप हो जाता है, अलग से बोन ग्रोथ हो जाती है, उसके होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वेट हमारे सारी 100 बीमारियों की जड़ होता है, ऐसे समझिए। जितना ज्यादा वेट होगा उतना हमारा नुकसान होता है। कहना ठीक है। आजकल स्पाइनल से रिलेटेड देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका एक रीजन वेट भी हो सकता है। बहुत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम वेट है हमारे अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगा। वो आप कोई सा भी पोस्चर बैठे तो कहीं ना कहीं वेट तो आ ही रहा है, आपके हिप पे आ रहा है, आपकी जॉइंट पे आ रहा है, तो वो तो एक कॉज है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर नॉर्मल, तो आपने बता ही दिया कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं जो आपसे डिस्कस करके उसको हम लोग प्रिवेंटिव रख सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। अदरवाइज तो
जैसे नॉर्मली पहले फिजियोथेरेपिस्ट, हम जो फिजियोथेरेपी का जो मानते थे ये होता था कि एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, उसके बाद में जाके उसके बाद तो रोल है ही। जी, उसके बाद तो पूरा रोल है, पूरा रोल ही रोल है कि अदरवाइज ये अभी मतलब पहले कुछ साल तक ऐसे ही सोचा जाता था। अभी तो बहुत सारी चीज आपने बताई दी कि ये है और हम लोग कैसे पोस्चर पे ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सर जैसे अभी स्पाइन में लोगों को लगता है कि एक टाइम आ गया सर्जरी की जरूरत है, तो क्या हम इसको फिजियोथेरेपी के द्वारा सही कर सकते हैं कि सर्जरी की तरफ ना जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, इस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की इंजरी क्या है और किस लेवल की है। ओके, ठीक है, अगर डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क टीयर है उसका, ठीक है, और उसमें भी वो कितना उसने बाहर स्पाइनल कॉर्ड को कितना प्रेस कर रखा है, कितना दबा रखा है, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। लगभग अगर 50-60% से ज़्यादा है, 70% तक है जी, तो आप 50-70% तक भी है तो भी आप फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। 70% से भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट का पेशेंस नहीं होता इतना कि वो 70% के बाद वो फिजियोथेरेपी से करा पाए। पेशेंस की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और टाइम इसमें क्या होता है, इसमें डेली थेरेपीज चलती हैं, डेली इलाज होता है, डेली पेशेंट को आना होता है। तो कई बार पेशेंट को हम जब कहते हैं कि भाई आपको 2 महीने 3 महीने का ट्रीटमेंट रहेगा, आपको रेगुलर आना है, जी, तो बहुत सारे लोग तो उस पर एग्री हो जाते हैं, जिनको सर्जरी से बचना है, बिल्कुल, और वो ठीक भी हो जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं सर 3 महीने बहुत है, मेरा तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो फिर पेन ज्यादा है, तो फिर हम उनको आगे के लिए कहते हैं आप किसी स्पाइनल सर्जरी के लिए आप इसमें आगे बढ़ो और इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जनरली अगर पेशेंट थोड़ा पेशेंस रख लें और थोड़ा अच्छी थेरेपी हो, रेगुलर थेरेपी हो, सारी बातों का ध्यान रखें, तो उनकी सर्जरी को बचाया जा सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों में एक बात ये भी है कि पेशेंट सिर्फ 3 तरह के ठीक होते हैं जी। ये कैटेगरी मैंने खुद बनाई है, किसी बुक में नहीं है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताइए ना, लोगों को फायदा होगा। मैंने अपनी खुद कैटेगरी ये 3 तरह की डेवलप करी है जी। पहले इन 3 में से कोई भी एक चीज मिस हो जाएगी जी, वो पेशेंट या तो मेरे पास लौट के आएगा या किसी और के पास लौट के जाएगा, या फिर वो सर्जरी के लिए जाएगा। ये तीनों चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, यानी ये 3 में से कोई भी एक चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पहली चीज है पूरा ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट बताया जाए, भाई आपको 4 महीने लगेंगे जी, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 2 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो पहली चीज हो गई आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक। सेकंड चीज हो गई इसी के साथ कि जो प्रिकॉशंस आपको बताए हैं, जो सावधानियां आपको बताई हैं, वो करने ही पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं जी और सावधानी आप नहीं रख रहे कि भाई डॉक्टर साहब तो अब ठीक कर ही देंगे जी, है ना, वो मरीज नहीं ठीक होते कभी, बिल्कुल। और तीसरी चीज, जिसने सारी सावधानियां रखी, जिसने पूरा ट्रीटमेंट लिया जी, तो जब पेशेंट काफी हद तक जब ठीक हो जाते हैं, तब हम उनकी ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं जो उनको अंदर से कोर स्ट्रेंथनिंग देती हैं, ओके, ठीक। तो वो जनरली पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं तो एक्सरसाइजेस को छोड़ देते हैं, ओके। तो फिर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कोर स्ट्रेंथनिंग हुआ नहीं जी, मसल्स आपकी स्ट्रांग हुई नहीं, और आपने वो ठीक है, और आपने वो सब छोड़ दिया, आपने सोचा मैं तो ठीक हो गया जी, ठीक है, तो वो पेशेंट फिर से उसी फॉर्म में आ जाते हैं जी। तो जनरली इन 3 में से कोई भी एक चीज मिस होगी जी, तो पेशेंट को या तो मेरे पास होता है जो मेरा पेशेंट, वही या किसी और के पास, या फिर किसी सर्जन के पास या न्यूरोफिजिशियन के पास उनको जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ओके। डेली अभी जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है वो 20-25 मिनट की डेली की होती है, ओके। इलेक्ट्रोथेरेपी से अलग बात कर रहा हूँ ना, उसमें जो एक्सरसाइज होती है 20-25 मिनट डेली देने पड़ते हैं, ठीक। लेकिन जब पेशेंट हमारा आगे जब ठीक होने की कंडीशन में आगे चलते हैं जी, ठीक है, उसमें उनको जब कहा जाता है कि भाई 6 महीने 1 साल तक आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी है जी, तो 6 महीने बाद हम उनके 5 मिनट की एक्सरसाइज कम कर देते हैं, ओके। फिर अगले 6 महीने बाद फिर हम 5 मिनट की कम कर देते हैं। फिर हम लास्ट में 1 साल के अंदर हम उनको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं फिर लास्ट में उनको एक ऐसे लेवल पर ले आता हूँ कि 10 मिनट सुबह करनी है, 10 मिनट शाम को करनी है। यानी कि आपको अलग से टाइम नहीं सोचना जी कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक पूरा तामझाम है, चलो आज नहीं करते कल करते हैं, ये बहाना खत्म हो जाता है। वो लास्ट में अगर आदमी 1 साल तक कर ले तो 10 मिनट की सुबह की रह जाती है, 10 मिनट की शाम की रह जाती है, और आदमी से मतलब पेशेंट से मेरा वो बिल्कुल फिट रहते हैं, वो फिट रहते हैं। लेकिन वो कैटेगरी यही 3 है, पूरा ट्रीटमेंट, सारी सावधानियां, बिल्कुल, और बताई हुई सारी एक्सरसाइज का पूरा फॉलो अप, ओके। तो इसमें मैंने ये भी सुना है जैसे स्पाइनल में मान लो स्पाइनल की इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, उसके बाद भी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है अगर हम प्रिकॉशंस ना लें, जैसे आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। देखिए कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने ऑपरेशन कराया और हम बिल्कुल फिट हो गए, अब हमारे द्वारा नहीं होगा जी। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको, ठीक है, जो उसमें सावधानियां इंपॉर्टेंट है, और आपको एक्सरसाइज
एक्सरसाइज बहुत करनी इम्पोर्टेंट ही है। पड़ेंगी। आप देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक सामान्य पेशेंट होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, जी जी, और एक कोई अच्छा खासा हेल्दी व्यक्ति है जी जो जी, चाहे जिम करता हो चाहे पहलवानी करता हो, जी जी, वो तीनों एक ही तरह के एक्सीडेंट में होते हैं, एक ही तरह की चोट लगती है। तो पहलवान और जिम वाले जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं, मसल्स उनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जो कुछ नहीं करता है, फैटी फैट है उसमें जिसमें मान लो फैट है या मान लो जो फिट नहीं है, जिसकी मसल्स डेवलप अच्छी नहीं है, नहीं है, जिसकी तो मसल्स उसकी ठीक थोड़ा नहीं टाइम है, लेके लेगा, तो वो उनका टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी ने वो काम किया ही नहीं ना, वो प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपेयर नहीं है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। पेन भी ज्यादा होगा, प्रिपेयर नहीं थे, बिल्कुल। वो प्रिपेयर थे पहले से, यानी कि वो पहले से ही अपने बॉडी को इतना पेन दे रहे थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। अब इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे WWE फाइट चलती है, जी जी जी, आपने देखा बहुत 10-10 20 फुट से ऊपर से कूद जाते हैं, फर्क ही नहीं उन पड़ता, पर फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? वो भैया 200 किलो वजन उठा के एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी करे, जी जी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो इतने हाइट से कूदने के बावजूद भी उनको इंजरी नहीं होती है। मसल से क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतना स्ट्रांग है कि उनपे वो झटके फर्क ही नहीं डाल पाते। और आम आदमी, उसको जरा सा भी इम्पैक्ट लगता है तो उसको फर्क पड़ता है। जिनका फिजिकल वर्क नहीं, उनका तो एक कोई हाथ मार दे तो तारे नजर आ जाएंगे, स्टफ नहीं रही ना इतना, तो अलग चीज है, हकीकत बात है। तो इसके लिए सर आप कोई ऐसी चेयर वगैरह ऐसे जो लॉन्ग सेटिंग जिनका जॉब रहती है, तो उसके लिए आप प्रेफर करेंगे इस तरह की कोई कंफर्टेबल चेयर हो, 90 डिग्री का कोल्ड मेंटेन रहना चाहिए। ओके ओके, 90 डिग्री से मतलब क्या है कि आप सीधे बैठो, स्पाइन 90 डिग्री, जी, आपने जब आपका ये हिप जॉइंट आपका हो वो 90 डिग्री हो आपके स्पाइन के साथ, और जब आपके नी जॉइंट का एंगल जब बनेगा, जी जी, तो वो एंगल आपका 90 डिग्री नीचे तक जाना चाहिए। ओके। इसमें एक भी चीज गड़बड़ होगी वो आगे चल के कुछ टाइम बाद दिक्कत करेगी। अभी जैसे लोगों का ना लोअर बैक पेन यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज वो डिपेंड करता है कि उसको वो है किसकी वजह से है, उसके पोस्चर की वजह से है, किसी एक्सीडेंट की वजह से है, या कोई पैथोलॉजी उसमें चल रही है। पैथोलॉजी से मतलब उसका कोई पैथोलॉजिकल रीजन होना चाहिए, डिपेंड करता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में पैथोलॉजिकल रीजन भी होते हैं उसकी, हर चीज की भी ऐसा नहीं है कि हर चीज में फिजियोथेरेपी चले। जी जी, मान लो किसी को कोई और समस्या है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहा जाता है भैया आप उनको दिखाइए। जी जी जी, कई बार क्या होते हैं, पेशेंट्स कमर दर्द बताते हैं, जी जी, कई बार से मतलब 100 में से 2 केस ऐसे होते हैं, 2 या 3 मान लीजिए, 2-3%। हाँ, कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि साहब कमर दर्द हो रहा है, जी, ठीक है, दवाई से भी नहीं आराम मिला, डॉक्टर को दिखा लिया, जी जी, हमने थेरेपी स्टार्ट कर दी, थेरेपी से भी आराम नहीं मिल रहा, जी, तो अब उसमें क्या रीजन हो सकता है? भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखा लिया, आराम नहीं मिला, ठीक, फिजियोथेरेपी करा ली, उसमें भी आराम नहीं मिला, तब फिर मैं उनके लिए अलग से टेस्ट कराता हूँ। ठीक है, अलग से टेस्ट क्या होते हैं? एक बहुत कॉमन सी चीज है जो स्पाइन में कॉमन नहीं है, स्पाइन की टीबी, तो उसके लिए मैं टीबी का टेस्ट करा लेता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा रेयर में निकल आता है, तो हमें कुछ अलग भी सोचना होता है। तो उसमें क्या, तो वो जब तक उसका टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसको वो ऑर्थोपेडिक सर्जन की दवाई हो चाहे फिजियोथेरेपी का कोई ट्रीटमेंट हो, कोई आराम नहीं देगा उसको। वो पहले उसको टीबी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी जी, ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें होती हैं। जी, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, जी, इन्फेक्शन में भी कभी कभी जब पता नहीं चलता, जी, मरीज को हमने कहा भाई आपको एक्सरे कराना है, जी, MRI कराना है। कभी कभी पेशेंट ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों करा रहे हैं, मेरे सिंपल सा दर्द है, जी, जी, वो लापरवाही कर देते हैं। पता चला वही चीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2-4-6 महीने वो काफी समस्या हो जाती है, फिर वो और ज्यादा उनको परेशानी होनी पड़ती है। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा कराना ही चाहिए। और जहाँ तक जरूरत है, जहाँ तक पूरी प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक कराना चाहिए। BMD है, BMD टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी आपको टेस्ट कराना ही चाहिए। विटामिन डी के लिए बहुत कमी निकलती लोगों में, उसकी वजह है हम लोग जब स्कूल में होते थे तो हम लोगों के गेम्स होते थे, बिल्कुल होते थे, ठीक है। अब बच्चों के यहाँ स्कूल में गेम्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्लास में स्टडी होती है। सुबह 6 बजे 7 बजे बच्चे चले जाते हैं, 12-1 बजे घर आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को फिर ट्यूशन, फिर पढ़ाई। कोई स्पोर्ट्स का उनके मानसिक प्रेशर ज्यादा हो गया, खेलने वाला को तो है ही नहीं, उनका खेलने का कोई कॉन्सेप्ट अब बचा नहीं बच्चों में, अब जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तब तक उनकी बोन ग्रोथ नहीं होगी। आप कितना भी अच्छा खिला लो, बिल्कुल, आप बॉर्नवीटा दे दो, बिल्कुल, हॉर्लिक्स दे दो, आप विटामिन डी अलग से दे दो, कैल्शियम दे दो, वो एब्जॉर्ब तब होगा जब उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे काम करेगा, वो पूरा काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, बॉडी का एक्टिव होना बहुत जरूरी, बच्चों का भागदौड़ करना बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी इसलिए भी कम निकलता है। कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं
जी जी। तो उनका मैं विटामिन डी जरूर चेक कराता हूँ, और आज की तारीख में 10 में से 8 बच्चों का विटामिन डी कम ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी कई क्योंकि माँ बाप भी थोड़ा सा कंगारू पेरेंटिंग पे आ गए हैं। जी जी। कंगारू पेरेंटिंग उसे कहते हैं कि जी, बच्चा हमारे हाथ से दूर नहीं जाना चाहिए, जी, हमारे ही पास रहना चाहिए। बिल्कुल पास बेटा दूर नहीं जाना, भी तो कहा बेटा वहाँ धूल है, गिर जाओगे, बेटा वहाँ गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अरे भैया खेलने दो उसे, गिरने दो। हमेशा तैयार रखते हैं, कुशन हमेशा तैयार करते हैं। तो कंगारू वो जो कंगारू पेरेंटिंग है ना, बिल्कुल वो बच्चों पॉकेट में रखता है, जैसे कंगारू होता है ना, बच्चे को उठा के पेट में डाल देता है वो। बिल्कुल कंगारू पेरेंटिंग से हमेशा बच्चों का नुकसान होता है। आप बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ो, खेलने दो उसे, गिरेगा कोई बात नहीं, बिल्कुल चोट लगेगी सही हो जाएगी, चोट लगेगा सही, ऐसी चोट तो लग नहीं रही कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, होता है, लेकिन क्या आप इतना ध्यान रखो कि वो हर चीज में उसको टोकना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अब क्या है कि वो उसका एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, मैं स्टेडियम नहीं जा सकता, मैं सड़क पर साइकिल नहीं चला सकता, मैं जो है पार्क में नहीं गेम खेल सकता। जी जी। बच्चों के संग फुटबॉल खेलेंगे तो गिर जाओगे, पैर में लग जाएगी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को खेलने देना चाहिए, तभी अगर वो खेलेंगे तो मजबूत बनेंगे। अच्छे जितने मजबूत बनेंगे बचपन से, उतने आगे की समस्या उनकी कम हो जाएगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे अभी मेरी भी लॉन्ग सेटिंग जॉब है, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिन पहले ना ये प्रॉब्लम होने लगी थी इधर, तो ये दर्द हुआ करता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सीट पे गद्दा अलग से कुशन रख रखा है, तो मैंने उसको साइड में किया, इस पे प्रेशर नहीं आने दिया, ऑटोमेटिक ठीक हो गई। हाँ, इसीलिए इसको मैंने भी बोला था लोकल शाटिका। जी जी। लोकल शाटिका का मतलब ये है कि उसका कोई शाटिका से कोई रीजन नहीं है, लेकिन शाटिका की जो नर्व जा रही है जी, वो कहीं ना कहीं पुश हो रही है, वो बीच में यानी कि अपने ओरिजिन पे नहीं, जी, अपने रूट पे नहीं, बिल्कुल बीच में, मतलब जी जी अलग। जी जी। अगर कहीं उस पर कंप्रेशन आ रहा है तो उसको असर डालेगी, पेन डालेगी। ये हिप रिप्लेसमेंट भी इसकी वजह से होता है क्या? नहीं, हिप रिप्लेसमेंट अलग अलग वजह से होता है। एवीएन होता है, अच्छा है ना, एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, जब जिसमें जो फीमर होती है हमारी, जी जी, फीमर का हेड होता है, फीमर का हेड गल जाता है ऊपर से, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में उसको ऑपरेट करके नी हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके अलावा नेक फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें जो नेक फ्रैक्चर होता है, जो फीमर की नेक होती है वो बहुत वीक होती है, मतलब बहुत वीक होती है, मतलब एक अच्छा खासा छोटा सा झटका लग जाए ना, और आदमी की थोड़ी कैल्शियम कम हो, विटामिन डी कम हो, तो फ्रैक्चर हो जाता है। आफ्टर 50-60 तो हो ही जाता है, अगर कोई बुजुर्ग गिर जाते हैं उनको हो ही जाता है, तो उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। एवीएन जो है उसका जो हेड है, उस पर ब्लड सप्लाई जहां से आती है, अगर वहां पे ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जाती है तो एवीएन हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका जो हेड है जहां पर उसके ब्लड की सप्लाई आ रही है, वो जब सप्लाई नहीं आएगी तो गलने लगता है, बिल्कुल नेक्रोसिस है वो एक तरह की, वो अंदर गल रहा है। नेक्रोसिस मतलब सेल्स का डेड होना, ठीक है। जैसे पैरों में किसी से गैंग्रीन हो जाती है, गैंग्रीन अलग ओपन पार्ट हो गया, वो अंदर है, वो अंदर हो गया। नेक्रोसिस बाहर भी होती है, लेकिन वो एवीएन इसलिए है क्योंकि वहां पर एवास्कुलर जो वेन से आने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई, ठीक है ना, उसकी वजह से गल जाता है। फ्रैक्चर होने की वजह से कभी कभी मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसमें भी चेंज कराना पड़ता है, तो हिप रिप्लेसमेंट उसमें हो जाता है। आजकल जैसे नॉर्मल है, हिप रिप्लेसमेंट हो गई, लिगामेंट सर्जरी हो गई, ये मतलब ऐसे ही है कि पहले तो बहुत रेयर मिलते थे। अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, उनके क्लेम बहुत आते हैं। तो इससे कोई हम प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हैं कि प्रिकॉशंस वगैरह? प्रिवेंटिव है, इसके लिए आप एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि एक्सीडेंट का मुझे नहीं पता मेरा एक्सीडेंट कब होगा, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने आप को, दुर्घटना होगी, हाँ दुर्घटना है, वो कभी भी कैसे भी हो सकती है, बाथरूम में भी हो सकती है, सीढ़ी पे हो सकती है, बाइक से, कार से, कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। हम अपने आप को फिट रखें, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। वो चाहे जिम में करें, चाहे वो योगा करें, चाहे घर के अपने जो हम लोग अपना पैटर्न बना लेते हैं कि भाई मुझे जो है मैं 5 मंजिल पे रहता हूँ, लेकिन मैं लिफ्ट को यूज नहीं करूंगा, मैं स्टेयर से जाऊंगा, तो उसको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ग्लूट्स की, उसके हैमस्ट्रिंग्स की, क्वाड्रिसेप्स की, काफ की एक्सरसाइज हो रही है, एंकल की एक्सरसाइज हो रही है। बात समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। मेरा ऑफिस मान लो दूर है, मेरा क्लिनिक दूर है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को 100 मीटर पहले खड़ी इसलिए करूंगा वॉकिंग हो जाए कि मैं थोड़ा 100 मीटर वॉक कर लूँ, ठीक है। तो वो मैंने अपना एक पैटर्न बना लिया, लोग भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो ये देखें कि हम कहाँ पर अपने शरीर को एक्टिव कर सकते हैं, बिल्कुल। शरीर को रिलैक्स देने की ना सोचें। मॉल में जाते हैं लोग, ठीक है, एस्केलेटर का यूज करते हैं, खड़े हो जाते हैं, आराम से पहुंच गए ऊपर, क्यों भाई? आपके पैर ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल। वो किस लिए बनाए गए थे? वो उनका यूज इसलिए किया गया था जो लोग नहीं चढ़ सकते, प्रॉब्लम्स है, जिनको प्रॉब्लम, आराम से, मतलब है सबके लिए वो, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि मैं आराम आज कर लूंगा 25-30 साल की उम्र पे, 40 साल की उम्र पे, लेकिन जब मैं 60 का होऊंगा तो मेरे घुटने जवाब दे जाएंगे। तो उसकी तैयारी आप आज से ये करो कि आप जहाँ जितना पैदल चल सको उतना पैदल चलो,
जितना सीढ़ी चढ़ सको उतना सीढ़ी चढ़ो, जितनी आप एक्सरसाइज कर सको उतना अच्छा है जी। ओवर एक्सरसाइज करना भी नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कि मेरी क्षमता 20 किलो वजन उठाने की, मैं 60 किलो उठाऊंगा तो मेरा डिस्क बल्ज होगा ही होगा। बिल्कुल होगा सर, है ना। ऐसे ही मैं मान लीजिए अगर पैरों की कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें वेट को मुझे उठाना है, ठीक है, और मेरे पैरों की क्षमता नहीं है 50 किलो से ऊपर उठाने की, मैं 150 किलो उठाऊंगा तो मेरी लिगामेंट इंजरी होगी। बिल्कुल होगी, ठीक है, जिम की इंजरी जिनको कहते हैं। जी जी। तो जिम में इंजरी इसलिए होती है ज्यादातर कि वो अपनी क्षमता से जरूरत से ज्यादा उठा लेते हैं। बिल्कुल। इसमें सर जैसे एक मेरा दोस्त है, उसको एक तो हो गई गठिया, एक होता है वैसे ही जॉइंट पेन हो जाता है। तो ये गठिया में उनको बोला गया है कि आपको ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, तो ऐसा होता है उसको? बिल्कुल, अगर उसके ऑर्थराइटिस ज्यादा होगी ओके, तो उसको कहा जाएगा भाई आप ज्यादा मत, मतलब गठिया मतलब आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, लेकिन आप वॉकिंग कर सकते हो उसमें। वॉक कर सकते हैं, वॉक में स्ट्रेट चलना है। ओके। जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो आप एंटी ग्रेविटी फोर्स का यूज कर रहे हो। बिल्कुल करते हैं। तो वो आपके क्या कहते हैं जॉइंट को ज्यादा पेन में लेके आएगी। बिल्कुल, आपकी मसल्स तो पूरा काम करेंगी जी जी, लेकिन जॉइंट पे प्रेशर ज्यादा आएगा। जॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा। ओके, ज्यादा प्रेशर आएगा, जितना प्रेशर आएगा उतना दर्द ज्यादा महसूस होगा। ओके, तो इसमें गठिया में हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने से बचनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। ओके, वो जिसको सीवियर हो, सीवियर है उसके लिए है। ओके, जिसको हल्की फुल्की है वो तो चढ़े, उसके लिए एक्सरसाइज है। वो लगता है ग्रीस खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ? ग्रीस जैसा कुछ नहीं होता, कार्टिलेज होती है। ओके, कार्टिलेज ऐसी होती है चीज जो हमारे दो जॉइंट को आपस में रगड़ने से बचाती है। ओके, ठीक है, अगर कार्टिलेज हमारी कम हो रही है या घिस रही है तो वो एक्सरे से पता चलता है कि भाई आपका, ओके, है ना। एक्सरे भी दो तरह के होते हैं, एक तो लिटा के एक्सरे लेते हैं घुटने का, तो उसमें कार्टिलेज का स्पेस उतना पता नहीं चलता। ओके, और जो मैं ज्यादातर मैं जिनको इस तरह की दिक्कतें होती है मैं उनको कहता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे होना है। ओके, स्टैंडिंग में खड़े होकर के, जिसपे कि पूरा बॉडी का वेट आ रहा है ना, तब पता चलता है कि कार्टिलेज कितनी दब रही है नहीं दब रही है, उसका एंगल क्या आ रहा है, पता तो पड़ेगा पुश कितनी हो रही है। हाँ, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में क्लियर होता है। ओके, जैसे मसल्स को बनाने के लिए लोग ना स्टेरॉइड भी लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है और इसका यूज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मसल्स को बनाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं जी, उनसे मेरा एक सबसे सीधा सवाल है जी आपके चैनल से, जी प्लीज, कि भाई आप स्टेरॉइड ले क्यों रहे हो? आपको मिस्टर वर्ल्ड बनना है क्या? बिल्कुल नहीं बनना। एक आध बनेगा कोई देर बाद में, मिस्टर इंडिया बनना है? नहीं बनना। मिस्टर यूपी बनना है? बिल्कुल भी नहीं बनना। नॉर्मल बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल आपके चैनल से पूछ रहा हूँ। जी जी, अगर आपको ना तो मिस्टर इंडिया बनना ना मिस्टर वर्ल्ड बनना, जी जी, तो भाई स्टेरॉइड क्यों ले रहे हो? ऑब्वियस है, नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड क्या है, आपकी बॉडी को आज तो अच्छा लगेगा जी, ओके, आज तो इसलिए अच्छा लगेगा भाई आपके मसल मास बढ़ रहा है, आप एकदम से फूलते चले जा रहे हो, मसल्स बन रही है, आप जिम में 50 लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो सकता है लड़की को इम्प्रेस करो, किसी को गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करो। जी जी, लेकिन वो जो आपने मास डेवलप किया है, मसल मास डेवलप किया है, वो तभी तक आपके लिए रहेगा जब तक आप उसको ले रहे हो। ओके, वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। अब आज की तारीख में स्टेरॉइड जो हम लेते हैं, जो बच्चे लेते हैं, जी ठीक है, उनके संग समस्या ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये कहा जा रहा है इसमें ये है जी, लेकिन उसमें क्या वो उतनी ही मात्रा में जितना लिखा जा रहा है? बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है ना। तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लूंगा भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। जी जी, सबकी समझदारी की बात है, अपनी समझदारी का खुद भी इस्तेमाल करें। ओके, कि वो जो स्टेरॉइड की मात्रा उसमें है जी उससे कई गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल, ठीक है, तभी आप पहले दिन से ही आप उसमें आपको असर दिखने लगता है, जोश चढ़ने लगता है, आपको बहुत सारी चीजें अंदर लगता है यार ये बहुत बढ़िया चीज है। जी जी जी, अरे मेरी तारीफ हो रही है, मैंने शो जीत लिया, मैंने फलाना जीत लिया, मैंने धमाका जीत लिया, लेकिन आपका अपना नुकसान कितना हो रहा है? आपकी आर्टरीज का नुकसान हो रहा है, आपके लीवर का नुकसान हो रहा है, आपकी किडनी का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, आपके जो अंदर जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, उनका नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके हार्ट का नुकसान हो रहा है। ओके, क्या इनकी कीमत पे आप ये स्टेरॉइड लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मतलब ही नहीं बनता। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो स्टेरॉइड है जी, मेरे पास कई बच्चे आते भी हैं। एक बार एक मेरे पास मथुरा से आए थे जी, मथुरा के पास से कहीं कोई आए थे जी जी, तो उसने कहा कि सर मेरे बैक में पेन है और मेरे को सर ठीक कर दो आप। अच्छा। 1 हफ्ते में ठीक कर दो। मैंने कब से हो रहा है कि भाई अभी से शुरू हुआ है सर। ठीक है, जब मैंने उसको फिजिकली चेक किया जी तो उसकी मसल्स, बैक की मसल्स ऐसी बहुत मोटी मोटी हो रखी थी जो होती नहीं है। मैंने भाई पूछा क्या स्टेरॉइड लेते हो? तो कहता हाँ सर लेते हैं, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने भाई सारी मसल छोड़ के तुम्हारी यही 2 मसल डेवलप हो रही हैं जी, जो ये बता रही हैं कि तुमने इस पे ज्यादा काम किया है। ओके, और इस पे इतना काम किया है कि वो अपने नॉर्मल नेचर से बहुत एबनॉर्मल नेचर की तरफ चली गई। और इन्हीं बंदों में पेन हो रहा है। जी जी, कि जी सर। मैंने कहा भाई इसको 1 हफ्ते में तो ठीक नहीं कर सकते, पहले ये चीज छोड़ दो। कि सर वो तो नहीं छोड़ सकता। जी, तो मैंने भैया फिर तुम थेरेपी मत लो।
तैर भी मतलब फिर जेलो जी को, फिर तुम मेरे से तुम 7 दिन बाद कहोगे सर मुझे आराम नहीं मिला। जी जी ये 7 दिन की चीज नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। तुम स्टेरॉइड नहीं छोड़ना चाहते जी, ठीक है। कंपटीशन जीतने के लिए, कंपटीशन का एक आपका, ठीक है अच्छी बात है आप एक कंपटीशन में जा रहे हो, लेकिन लाइफ की कीमत पे तो मतलब ही नहीं बनता है। लाइफ की कीमत जान है तो जहान है, अदर कंपटीशन भी तो जीतने। अच्छा मेरी बात हो सकता है जी, ठीक है नहीं समझ में आ रही है, आप भैया गूगल करो, गूगल पे स्टडी करो। जी जी, बात मत मानो जी, स्टडी करो कि स्टेरॉइड, फलाना स्टेरॉइड लेने से हार्ट पर क्या असर आता है, हमारी आंखों पे क्या असर आता है, हमारी किडनी पे क्या असर आता है। आप जो भी ले रहे हो जी, पहले तो आपको ये पता नहीं कि आपको लिखा क्या है और इसमें पढ़ा क्या है। पहली चीज मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लिखा क्या है और अंदर क्या है आप कैसे चेक कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, और जो चेक कर सकते वो चेक करते नहीं, वो चेक करते नहीं, सही बात है सर। ठीक है ना। तो भैया अपने शरीर का ध्यान रखो खुद जी। तो आपका मोटिव क्या होना है? आपका मोटिव होना है फिट होना, फिट रहना, बिल्कुल फिट रहना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। आप फिट रहो, बिल्कुल। आप वॉक करो 15 मिनट, आधा घंटा रनिंग करो, आप 20 मिनट की बेहतरीन इंटेंस एक्सरसाइजेस करो। आप 3 महीने में वो फिट फील करोगे जो एक स्टेरॉइड लेने वाला आदमी 6 महीने में नहीं फील करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जो नेचुरल बॉडी बन रही है, नेचुरल आप उसको ले रहे हो, अपने आपको अगर ठीक है आपको बॉडी बनानी है तो आप ऐसी हाई प्रोटीन की चीजें खाओ ना जो नेचुरल वे में मिल रही है। राजमा मिल रहा है आपको, जी जी, सोयाबीन है, आप पनीर खाइए, आप दूध पीजिए, आप मल्टीग्रेन का यूज कीजिए, है ना, आप हरी सब्जी खाओ। जी जी, आपको अंदर से भी तो फिट होना जरूरी है। बिल्कुल। आप पता चला आप शरीर तो आपके बन गए, आप 150 किलो के बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर, लेकिन आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास हर महीने जा रहे हो दिखाने के लिए, सर मेरे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो गया, क्या मुझे ये हो गया, तो क्या चीज ठीक है? वो बिल्कुल ही बेकार है सर, वो लेनी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ा नाराज रहता हूँ, जो आते हैं मैं उनको डांटता हूँ। डांटने का अधिकार नहीं है मेरा, जी जी, लेकिन मैं इसलिए डांटता हूँ, गुस्से में डांटता हूँ कि भाई आप कर क्या रहे हो, कहीं ना कहीं पेन आपको भी होता है एज ए फिजियोथेरेपी की, यार ये तो गलत चीज है और ये बंदा कर रहा है, तो आपको गाइड करने का अधिकार भी है और डांटने का भी अधिकार है कि भाई ये नहीं कर सकते आप। अब वो मानते नहीं बच्चे, जो मान जाते वो अच्छे रहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन भी था आपसे कि सर विटामिन प्रोटीन्स के लिए क्या है, क्योंकि मसल तो आपने बता ही दिया कि प्रोटीन्स के लिए आप सारी चीजें ले सकते हैं। चने ले सकते हैं, आई थिंक चने बहुत अच्छे, गुड सोर्स, बहुत बढ़िया। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी ले सकते हैं, एग्स लीजिए। जी 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 जी, चिकन अगर कोई लेना चाहता है तो लीजिए, जो खाता है वो ले सकता है, उसको प्रोटीन का अच्छा। जो नहीं खाना चाहता उसके लिए वेज में बहुत सारी चीजें भाई, कोई कम थोड़ी है कुछ। ओके ओके, एक होता है वॉकिंग, एक होता है वॉक करता है आदमी, थोड़ा स्लो है, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, तो वो उसकी वो वॉकिंग स्टाइल है। एक होता है जॉगिंग और एक होता है रनिंग। तो जो 30, 35, 40 के ऊपर है उनको बेस्ट क्या रहता है? देखिए आप अगर बिल्कुल यंग हैं जी, 15 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, 15 से 35 मान लें या 30 मान लें, 15 से 30 मान लो आप, ठीक है, 15-25, 15 से 30, 15 से 30 लास्ट, ठीक है। आप बढ़िया रनिंग करो, खूब रनिंग करो, खूब रनिंग करो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ओके, ठीक है। आप 30-35 से ऊपर चल रहे हो जी, ठीक है, आप जॉगिंग पे आ जाओ। ओके, 30-35 से ऊपर चलो, कितना लास्ट? 45 तक आ जाओ, 45 तक आ जाओ, 45-50 तक आ जाओ, कोई समस्या नहीं। जैसी फिटनेस, जी जी, ये भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये नॉर्मल लोगों के लिए बोला जा रहा है, बाकी तो फिर आपसे मिलके ही डिसाइड होगा। मेरे से मिले ना मिले, किसी और से, किसी से भी, मतलब आपसे रिप्रेजेंटेटिव पे है तो मैं वो आपका नाम ले रहा हूँ, तो वो जॉगिंग पे आ जाए। जी जी। अब अगर लगता है कि जॉगिंग में उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, दिक्कत से मतलब क्या कि नहीं जॉगिंग हो रही, या मान लो अब ऐसी एज पे आ गए कि उनको आर्थराइटिस डेवलप हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो उसमें जैसे जॉगिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो फास्ट वॉक करना स्टार्ट कर दें। फास्ट वॉक का मतलब भी वो होता है कि जो जॉगिंग हम कर रहे हैं ना, जंप कर करके हल्का हल्का, वो फास्ट वॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बस हम अपना पूरा फुट स्टांस पूरा रखते हैं, ओके, पूरा पैर रख रहे हैं, लंबा पैर रख रहे हैं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं, ओके, ठीक है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिल्कुल। और फॉर्मूला वही कि जब तक सांस ना फूले, जब तक पैर भी भर जाते हैं, हाँ, भर जाते हैं ना, हाँ, तो वो एक है। अब इसका फायदा क्या होता है? एक होती है ताकत जी, एक होता है स्टेमिना जी, ठीक है। सबको लगता है कि एक ही चीज है। कोई 150 किलो वजन उठा रहा है या 200 किलो वजन उठा रहा है जी, उसमें ताकत तो बहुत हो सकती है, ओके, लेकिन वो अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकता। 1 किलोमीटर बाद सांस फूल जाएगी। लेकिन जो आदमी जॉगिंग कर रहा है, फास्ट वॉक कर रहा है, जो बहुत रनिंग में है जी जी, वो वजन तो नहीं उठा रहा, लेकिन वो नॉन स्टॉप, अगर वो नॉन स्टॉप चाहेगा तो नॉन स्टॉप, नहीं तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग बिना थके, बिना परेशान हुए वो आराम से पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अंतर है। बिल्कुल,
आपकी बात से कोरिलेट करते अभी अपनी बात बता दो आप भी थी। पिछले साल मैं गया ऋषिकेश, वहाँ पे नील झरना है। तो मेरा एक गांव का दोस्त है योगेश और ये सतीश जी, तो हम तीनों गए थे। योगेश जो खेती वेती में काम करता है वो तो चढ़ गया सबसे ऊपर। मेरी और सतीश की हालत बीच में खराब, और मेरी ज्यादा खराब होगी तो मुझे बिलर सा दिखाई देने लग गया। तो मैं उससे कह रहा था यार बॉडी में बिल्कुल स्टेमिना नहीं है भाई, तू नीचे ही नहीं चल मुझे कैसे भी। तो यह हकीकत है, स्टेमिना होना बहुत जरूरी है। ताकत बागत तो एक सेकेंडरी चीज है, स्टेमिना आपके लिए पहले है। अगर आपको पहाड़ों पे या कहीं ज्यादा चलना आपको मैं बहुत एक छोटी सी बात बताता हूँ जी सर, जिसका कहीं कोई पॉडकास्ट में कोई बोलेगा भी नहीं। जी जी प्लीज। ठीक है, आर्मी में आप जाते हैं ना, बिल्कुल आपसे मतलब कोई बच्चों से, बिल्कुल, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे रहता है? रनिंग पे रहता है, स्टेमिना पे रहता है, मतलब वही कहने का मतलब है। ठीक है, उनसे ये नहीं कहते बेटा तुम जिम करो 2 घंटे। जी जी, उनको जिम नहीं कराया जाता। बिल्कुल, जिम होता है उनका लेकिन वो ग्राउंड पे होता है। जी, कैसे होता है? स्टार्टिंग करते हैं कि कंधे पे बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, फिर और लोड बढ़ा दिया, फिर और लोड बढ़ा दिया, फिर 20-20 किलो का लोड बढ़ा के रनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको टारगेट दिए जाते हैं कि तुमको इतनी देर में वहां पहुंचना है। जी, ठीक है, वो किस प्रैक्टिस का हिस्सा है? वो स्टेमिना की प्रैक्टिस का हिस्सा है कि कभी भी बॉर्डर पे कहीं कोई समस्या आ जाए, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी अगर तुम्हें पैदल भागना पड़े तो आप भाग सकते हैं। अगर वो आर्मी में ट्रेनिंग देंगे 50 किलो 500 किलो वजन उठाने की, जी जी, तो वो 1 किलोमीटर बाद बोल जाएगा। तो आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी जी, कि आर्मी की ट्रेनिंग से सीखो। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल सही लाइन बोल दी, आर्मी की ट्रेनिंग से सीख लो। आर्मी जो है हमारे देश की फ्रंट लाइन है और लास्ट लाइन है। बिल्कुल सर, फर्स्ट फ्रंट एंड लास्ट वही है। ठीक है, तो आर्मी में जो हो रहा है, आर्मी में जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं जी बच्चे, जी जी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल 2 हैं, डाइट, अच्छी डाइट जी, और उनकी जो प्रैक्टिस है रनिंग की, जॉगिंग की, रनिंग, वॉकिंग जी। वो सुबह 5 बजे उठते हैं और 8-8 बजे तक दौड़ते रहते हैं। बिल्कुल, आप सोचो जो 2 घंटे 3 घंटे दौड़ रहा है, आप सोचिए उसको, उसमें थकने की उम्मीद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इतनी एनर्जेटिक इसीलिए रहता है। और आप देख लीजिए सबसे ज्यादा लंबा लाइफ स्पैन जो अगर रिटायर होने के बाद किसी का होता है वो आर्मी के लोगों का ही होता है। ठीक है ना, जो क्लरिकल लाइफ से रिटायर होते हैं तो वो तो 5-6 साल लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अटैक आ गया कि ये आ गया। अच्छा, ये मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, हार्ट अटैक बहुत होते हैं सर। तो ये अभी डांस करते करते हो गया है ना, गाना गाते गाते हो गया, बोलते बोलते हो गया, तो इसमें भी रनिंग कहीं ना कहीं हमारी अगर स्टेमिना बॉडी में होगा तो फिर ये चीजें कहीं ना कहीं तो कम होंगी। बिल्कुल, क्योंकि रनिंग का जो मेन है वो कार्डियो एक्सरसाइज तो हो ही रही है, तो हार्ट पंप कर रहा है तो कहीं कुछ है भी रुका हुआ तो वो निकल ही जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये सारी घटनाएं पहले भी होती थी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रही है। जी जी, लेकिन आज हमें जल्दी पता चल रही है, जल्दी पता हो जाता है। मेरा स्टैंड क्लियर है इसमें, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ जाता है। उससे क्या है कि आज कोई घटना हो, आज यहाँ पे भी कोई किसी ने देखा, उसने पोस्ट डाल दी, बिल्कुल, और वो पता चला एक फेसबुक पोस्ट या एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या एक व्हाट्सएप पे लगाए हुए स्टेटस जी जी सारा तरफ फैला देता है और लोगों को लगता है कि यार बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी हो गया जी। जनरली पहले भी बहुत होते थे ऐसे। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब आज ही हो रहा है। जी जी, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है जी जी, कि जब हम कोई भी काम एकदम से स्टार्ट करते हैं जी जी, तब दिक्कत आती है। ओके, मैंने कभी मान लो एक बात कहता हूँ कि मैं डांस नहीं करता और मैं जाके स्टेज पे जी तोड़ डांस करने लगूं, जो कि मैं नहीं करता, या मैं रनिंग नहीं करता जी जी, और मैं डांस करने लगूं, तो एकदम से मेरे को भी दिक्कत होगी, बहुत सारी जवाब देगी समस्या हो जाएगी। सही बात है। तो या तो कोई चीज आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओके, ये मतलब आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई एकदम कोई भी चीज, एकदम से कोई चीज नहीं करो, ना तो बहुत ज्यादा डांस करो जी, ना बहुत ज्यादा रनिंग करो। आपको रनिंग भी करनी है, आप 100 मीटर करके दौड़ो, आपका स्टेमिना एकदम से 5 किलोमीटर का नहीं हो सकता, लेकिन आप 200 मीटर करो, 300 मीटर करो, हर बार आप 10 मीटर 50 मीटर बढ़ाओ, हर बार अपनी रेंज बढ़ाओ जी, डे बाई डे बढ़ाओ। आप 6 महीने में 5 किलोमीटर पे आ जाओगे आप, है ना। मैं एक दिन में 1 घंटे डांस करूंगा, मेरी भी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं डेली अगर 5 मिनट 10 मिनट की प्रैक्टिस करूंगा जी, तो हो सकता है मैं 6 महीने बाद किसी फंक्शन में डांस करूं तो मैं 1 घंटे भी कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस का पार्ट है। ओके, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हार्ट अटैक की जो समस्या है, हार्ट अटैक पहले भी होते थे जी, हार्ट अटैक आज भी हो रहे हैं और हार्ट अटैक आगे भी होते रहेंगे इसमें, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल की गलती है जी जी। हम पहले जितना एक्टिव रहते थे, अब उतने एक्टिवनेस नहीं है हम लोगों में, हम लोग उतने एक्टिव रहते नहीं जी जी, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान आता ही आता है। दूसरा सर एक भी ये भी बात है कि पहले पॉपुलेशन भी कम थी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसमें रेशियो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये भी है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको तो एक आइडिया होगा कि ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जहाँ फैट बर्न जल्दी हो जाए। क्या उसे आप रनिंग कहेंगे या फिर आजकल जुम्बा क्लासेस वगैरह चल गई हैं, जुम्बा क्लास जिम में जाना चाहिए, तो क्या आप प्रेफर करेंगे?
जिसको मैंने क्या कहा, जिसका मान लो किसी का 150 किलो वजन है, जी जी, ठीक है जी, उसका टारगेट पर डिपेंड करता है जी, कि वो 1 साल में 50 किलो कम करना चाहता है, 1 साल में 10 किलो कम करना चाहता है। आपका वाला रेशियो जो था ना वो 72 वाला, तो स्टार्टिंग से जो उस रेशियो पे अगर आना है, मान लो 150 किलो वजन है, तो उसको पहले अपने वॉक करना ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो जिम में वॉक करे, ट्रेडमिल पे। ओके ओके, कार्डियो पहले मस्ट है। हाँ ओके, पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा ना। जी जी जी, कोई भी चीज़ है, अब मैं कहीं मान लो मुझे जाना है गाड़ी से, कार से जाना है, तो मैं सीधे 5वां गियर तो डाल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं डाल सकते, पहला गियर, पहला फर्स्ट ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। कहीं ट्रैफिक आ गया तो दूसरा तीसरा पे भी चलानी पड़ेगी, और कहीं ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो दूसरे पे भी आएगा, कहीं बिल्कुल ही चौक हो गया तो फर्स्ट पे आएगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, जी जी, शरीर है हमारा 150 किलो वेट है मान लो किसी का, ठीक है, उसको वजन कम करना है तो एकदम से वो कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो पहले उसको छोटे छोटे अपने टारगेट सेट करने चाहिए ओके, कि मुझे इस महीने अपना 3 किलो वजन कम करना है जी, जिसको वो इजीली अचीव कर सके। ओके, उसका फायदा क्या होता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लेते हैं कि यार मैंने पहला टारगेट सेट किया था जी, मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया, मैं ये कर सकता हूँ, बॉडी में कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक, अब वो इस महीने 3 का था, नेक्स्ट मंथ का क्या कर सकते हैं, मुझे इस महीने 4 या 5 किलो तक लेके जाना है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो जो एक्सरसाइज जिम में चल रही है, चाहे वॉक में चल रही है, चाहे रनिंग में चल रही है, जो भी चल रही है, जी, उसमें अपने ट्रेनर या अपना जो कंसल्टेंट है जो भी, जी जी जी, उससे बात करके उसको धीरे से बढ़ाना है। ओके, पहले दिन जाकर के 100 किलो वेट लेकर के नहीं दौड़ना, पहले दिन जाकर के 100 किलो वेट से हमें डेड लिफ्ट नहीं करनी, ठीक है ना। इंजरी होने के भी चांसेस बहुत इंजरी ऐसी होती है जिम में। इंजरी कैसे होती है, जिम में इंजरी ऐसी होती है कि बच्चा आता है, सबसे पहले आते ही जिम में देखता है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये भारी वाला काम करता हूँ, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। इंप्रेस नहीं करना, वो एक सेल्फी डालनी होती है ना। हाँ, इंप्रेस नहीं करना। जी जी, इंप्रेस करके कर क्या लोगे भाई, आपको खुद का ध्यान रखना है कि नहीं रखना है, खुद बिल्कुल। इंप्रेस तो आप 6 महीने मेहनत करोगे तो 6 महीने बाद इंप्रेस हो जाएगा सामने वाला, जिसको भी करना होगा, जिसको भी करना है, राइट राइट, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसी इंजरी क्यों कर रहे हो कि आपको 6 महीने इलाज कराना पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वजन कम करने के लिए पहले अपना टारगेट जी कि मुझे कितने टाइम स्पैन में मुझे कितना वजन कम करना है जी, या मेरी कैपेसिटी क्या है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस काम को कर सकते हैं जी। ये क्वेश्चन भी आता है जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं था जैसे हम लोगों के पहले बड़े बूढ़े हुआ करते थे तो चोट लग गई, खेल कूद रहे हैं है ना, उसमें हड्डी टूट गई या कुछ हो गया तो उन्होंने बस ऐसी कुछ पट्टी सी बांधी, 2-4 फंटी लगाई और वो हो गया, या फिर कभी जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे मतलब झुक रहे हैं और झुकते में ये कमर में पेन वगैरह हो गया, तो ऐसे हमारे पहले पूर्वज वगैरह कुछ ट्रीटमेंट कर देते थे। तो वही ये मॉडर्निटी है फिजियोथेरेपी, इसमें थोड़ा सा अंतर है जी, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा अंतर है। प्लीज बताइए। जो युगों से चला आ रहा है चरक और सुश्रुत और जो जी 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 जो चिकित्सा पद्धति हमारे पुरातन सनातन का हिस्सा रही है जी जी, है ना जी, तो उसमें अगर हम देखें, मतलब मैं फिजियोथेरेपी से अलग हट के बात कर रहा हूँ जी जी, ठीक है। ओके, जो पहली सर्जरी अगर किसी ने की पूरी दुनिया में जी, सुश्रुत का नाम लिया जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसी चीज को देखा समझा। उन्होंने एक पेशेंट जो उनके पास, चूंकि वो स्टार्टिंग का समय था जी जी, तो सर्जरी नहीं होती थी तब, वो वैद्य जो है दवाइयों के तौर पे उनको ठीक करते थे जी जी, लेकिन किसी की स्किन 2 पार्ट्स में फट गई थी यानी कट गई थी, तो उसको उन्होंने सिलने के लिए पहले टाँके का यूज किया। तो वो कैसे ही किया, एक बड़ा चीटा था पहले, अच्छा, तो उसको लाए, उस टाँके के ऊपर रखा, उसने काटा, तो दोनों तरफ से काटा तो वो स्किन को उसने खींच लिया, उसकी उस चीटे की गर्दन काट दी। तो वो एक तरह का उन्होंने, जैसे हम स्टेपलर का यूज करते हैं उस तरह का यूज, उस तरीके से उन्होंने उसको स्टेपल किया। ये सर्जरी की बात है, ठीक है, फिजियोथेरेपी से मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी जी, कि विज्ञान एक दिन में डेवलप नहीं होता, ऑब्वियस है सर, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके चीजों को उन्होंने डेवलप किया, सीखा, समझा। ऐसा नहीं है कि सारे चीटे जिन चीटों से काट के उन्होंने ऑपरेशन किए या जैसा भी उन्होंने कुछ सर्जरी करके उनको सिलाई की वो सभी ठीक हो गए, बहुत सारे इन्फेक्शन से मरे भी, लेकिन उनको ये एक तकनीकी पता चल गई कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, खाल को हम जोड़ने के लिए। तो ऐसी फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी पिछले 200 साल से 150 से 200 साल के अंदर डेवलप हुई है। ओके, उससे पहले ये किसी फॉर्म में मौजूद रही हो जी, है ना। वो फॉर्म कैसी है कि किसी के कमर में दर्द है, किसी ने थोड़ा सा उसको दबा दिया, खींच दिया जी, तो मान लो वो ठीक हो गया। ओके, तो वो उसका नाम हो जाता था कि साहब उसने उसकी गर्दन ठीक कर दी, उसकी कमर ठीक कर दी। फलाने साहब के पास अब क्या है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है जी, उसको डिस्क बल्ज नहीं है जी, उसको प्रोलैप्स की दिक्कत नहीं है डिस्क में जी जी, लेकिन उसको ठीक कर दिया, तो लोग क्या सोचते हैं कि वो सारे ही मरीज ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल,
तो 10 में से कोई एक ठीक हुआ जी, तो वहां भीड़ लग जाती है, बिल्कुल। और ये आज के जमाने में भी है, जहाँ कोई एक ठीक होता है वो 10 को लेके आता है, जहाँ 10 में से 2 ठीक होते हैं वो 20 को लेके आते हैं। 8 ठीक नहीं हो रहे लेकिन चलेगा, वो भीड़ बढ़ेगी, लेकिन वो भीड़ 2 लोगों की वजह से आती है, एक की वजह से आती है। फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं है। ओके, फिजियोथेरेपी पूरी साइंटिफिक पद्धति है, पढ़ाया जाता है, सारी चीजों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, एक्सपीरियंस होता है उस चीज के लिए, हर चीज को उसमें बताया जाता है। ओके। फिजियोथेरेपी में क्या है कि मान लो कोई किसी पेशेंट के कोई इंजरी है तो पहले उसकी डायग्नोसिस है, पहले उसको देखना है, उसका इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे है, MRI है, कुछ उसको चेक करना है, जी जी, तब हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे आते हैं। ओके, ठीक, उसके अनुसार हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सारे मरीजों का ट्रीटमेंट प्लान एक सा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 150 साल पहले किसी ने एक साइकिल बनाई थी, जी जी जी, एक्सरसाइज की साइकिल बनाई थी, तो हम ऐसा मानते हैं कि पहली फिजियोथेरेपी की मशीन जो थी वो 150-200 साल पहले थी। हम ऐसा मानते हैं कि भाई एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल जो खड़े खड़े चला सकें, जी, किसी ने घुटनों के दर्द के लिए उसको डेवलप किया था। ठीक है, तो आप ऐसे करके एक एक चीज करके जुड़ती चलेगी। फिजियोथेरेपी क्या है, अलग अलग चीजें जुड़ करके एक बनी हुई एक विशाल पद्धति है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, किसी एक चीज का इसमें पूरा कमांड नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज थेरेपी ही फिजियोथेरेपी है। जी, ये बहुत बड़ी गलती है। ये मिथ नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट है उसका। ओके, मिथ नहीं है, पार्ट है, वो एक पार्ट है। फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है एक्सरसाइज थेरेपी, बिल्कुल। और फिजियोथेरेपी में बहुत कुछ है। ओके, जैसे अब डॉक्टर्स के, मान लो डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ एक्सरसाइज करानी है, कुछ और नहीं कराना है, जी, तो हम उनको बताते हैं कि इसके साथ ये भी होना चाहिए, इसके साथ ये भी होगा, तो आपको ठीक आराम मिलेगा। और आप सिर्फ एक्सरसाइज कराएंगे तो हो सकता है आराम मिले, हो सकता है ना भी मिले, रिजल्ट अच्छे कम रह सकते हैं। ओके, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रोथेरेपी भी है। जी जी, ओके। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास 50 मशीनें हैं, बिल्कुल है, हर मशीन का अपना एक अलग यूज है, बिल्कुल, उनकी अलग अलग वेव्स हैं, बिल्कुल। वो वेव्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेंगी वो हम जानते हैं, वो आप जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है, जी जी, लेकिन वो 100% फिजियोथेरेपी नहीं है, वो फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है। ऐसे ही इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि जो मशीनें हैं, बिजली से चलने वाली मशीनें हैं, जिनसे रेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उनको शरीर के ऊपर उनको यूज करते हैं, जिससे कि हम अंदर की हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में वो भी कंप्लीट नहीं है, एक टाइम तक हम उसको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है, 150-200 साल में धीरे धीरे करके एक एक करके डेवलप हुई, नई नई मशीनें डेवलप हुई, वो इस थेरेपी का पार्ट बनती चली गई, हमारी स्टडी का पार्ट बनती चली गई, हमारे कोर्स का पार्ट बनते चले गए, और हम उनको मशीनों पे ट्रीटमेंट को दे करके लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी कि हमें कैसा पोस्चर रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्पाइन का ख्याल रखना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन हमेशा आपके पास सर्जरी है, लेकिन उससे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और अपनी सर्जरी को कहीं ना कहीं तक टालें, और सर्जरी के बाद ही फिर अगर टाली जा सकती है तो जा सकती है, तो बाद में भी फिर आपके पास ही जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर आपको कुछ और लगता हो जो मैं भूल रहा हूँ, आप बताना चाहें कुछ और भी? हाँ, एक छोटी सी चीज है, प्लीज, है ना, वैसे उसको बताना बनता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो पेशेंट्स के हित में है, पेशेंट्स के वेलफेयर में है ना। कई बार क्या होता है, वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो हैं स्पाइन में लगते हैं, जॉइंट्स में भी लगाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, लगाना चाहिए। जी जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पेशेंट की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमको अपने एक जॉइंट पर लाइफ में जो हमें लाइफ मिली है उसमें मैक्सिमम दो बार स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जिसमें एक जॉइंट पर जिसमें कोई नुकसान नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप तीसरा इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपके जॉइंट को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है उसका। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। और होता क्या है कि पेशेंट नहीं जानते इस चीज को, बिल्कुल, डॉक्टर्स जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो बताते हैं, और कुछ हो सकता है नहीं भी बताते हैं, तो अलग तरह की बातें हैं। अब मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि किसी पेशेंट के घुटने में है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाया, सर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बढ़िया रहा, लेकिन 3 साल बाद फिर हुआ, तो उसने अपनी पहले की हिस्ट्री नहीं बताई पेशेंट को, डॉक्टर साहब आपने एक लगा दिया था। वो कस्टमर को बताना चाहिए, वो बताना भी चाहिए, और डॉक्टर के पास उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। उनको पूछना चाहिए, तो उनको पूछना चाहिए कि कभी इसमें कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि इसमें हम इंजेक्शन लगा देंगे, इतने का होगा और ऐसे ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट कहता ठीक है सर लगा दीजिए, फिर इंजेक्शन लग गया,
तो जो पहले 3 साल आराम रहा वो अब लाइफ, वो जो आराम है वो छोटा हो जाएगा। 1.5-2 साल हो जाएगा। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल भी रह सकता है। जी। लेकिन वो फिर जब रिपीट होगा जी तो वो जॉइंट को नुकसान करेगा, खतरनाक है वो। तो ये एक जॉइंट पर लाइफ में 2 बार, इसका अपना प्रोटोकॉल का खुद भी ध्यान रखें। जी। जनरली मिस्टेक क्या होती है कि इस बार लगवा लिया यहाँ पे इस डॉक्टर पे जी, अब मान लो यहाँ डॉक्टर समझदार है, उसने कह दिया कि नहीं भाई तीसरी टाइम नहीं लगाना, अब ये दवाई खाओ, यही इसके बारे में सोचो। उन्होंने अच्छा, मान लो कभी मरीज भी कह देते अरे डॉक्टर बेकार है जी तो उन्होंने किसी नए डॉक्टर को ढूंढा, उनको बताया नहीं जी, उनको नहीं बताया कि भाई मेरे 2 इंजेक्शन लग चुके हैं जी, तो उन्होंने ऑफर किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तीसरी बार लग गया, चौथी बार लग गया जी। अब क्या होता है, वो जो जॉइंट जो रिकवर हो सकता था, अच्छे से हो सकता था, ठीक हो सकता था जी, वो वहां पर उसमें डीजनरेशन बहुत तेजी से होता है, फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे मैं केवल हिप जॉइंट की, मैं केवल नी जॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां भी लगवाएंगे वहां नुकसान करेगा, तो 2 बार का ध्यान रखें और ना लगवाएं तो बेहतर है। ये कैलकुलेशंस हैं जिसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनका ध्यान मरीज तो नहीं रख सकता, डॉक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और मरीज को अगर मेरे कोई आपका वीडियो देख रहा है, मेरा वीडियो मेरी नॉलेज को देख रहा है, तो उसको ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा भी ध्यान रखना है, ये जरूरी है। लोग स्पाइन में इंजेक्शन लगवाते हैं, तो स्पाइन में भी कभी कभी बहुत अच्छे फायदे देता है, ऐसा नहीं कि नुकसान होता है, फायदा बहुत देता है, लेकिन अगर नुकसान देता है तो फिर आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचा? आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया स्पाइन में, दोबारा फिर L4 पे लगवा लिया, L5 पे लगवा लिया, जहाँ आपकी इंजरी है, जहाँ डिस्क प्रोलैप्स है, जहाँ आपको पेन हो रहा है, आपने वहां लगवा लिया उसको, ठीक है। अब आपने एक बार तो लगवा लिया उसे, बिल्कुल ठीक, और वो आपको 2 साल 3 साल तक बढ़िया मजा दिया, लेकिन आपने उस दौरान और ठीक होने की कोशिश नहीं की, तो फिर दिक्कत। अब क्या है, आपने वही सारी एक्टिविटी वैसी रखी है, डिस्क तो अपनी नुकसान कर ही रही है ना पीछे, बिल्कुल वहाँ तो उसका इम्पैक्ट तब आएगा जब स्टेरॉइड का असर कम हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। मतलब उस दौरान आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये ऐसी चीज है कि हमको अपने शरीर का ध्यान खुद रखना है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जान है तो जहान है, तो जान को आपको पहले बॉडी को अच्छे से रखेंगे तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक, चीजों का ध्यान खुद रखना पड़ता है। और ऑब्वियसली जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो वेल्थ ऑटोमेटिक चली जाती है, तो हेल्थ सही रहेगी तो वेल्थ भी फिर आपकी ठीक ही रहेगी और सही जगह जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस।